हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस पर आधारित लेके आए हम 51वां प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो है सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग के, और उसके बाद 31 से 70 तक उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद जो है 71 से 100 तक जो है आपके जीएस के क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होंगे। तो सबसे पहले चलो हिंदी के देखते हैं। यहाँ पे देखना, सबसे पहले यहाँ पे देखना सही मिलान करना है। हमने सही मिलान करना है। आपको एक चीज ध्यान रखना, त्रिलोचन पांडे, त्रिलोचन पांडे, जो त्रिलोचन पांडे हैं, इन्होंने क्या किया कि जो कुमाऊनी बोली है, कुमाऊनी बोली को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में, है ना। 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसमें अगर हम देखें उत्तरी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी की अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत एक बोली को शामिल किया है। दक्षिणी कुमाऊनी की बात करें तो दक्षिणी कुमाऊनी में भी क्या है, एक बोली को शामिल किया गया है। पूर्वी कुमाऊनी की बात करेंगे तो पूर्वी कुमाऊनी में त्रिलोचन पांडे ने जो है 4 बोलियों को शामिल किया है। और अगर हम पश्चिमी कुमाऊनी की बात करेंगे तो पश्चिमी कुमाऊनी में त्रिलोचन पांडे ने 6 बोलियों को शामिल किया है ना। तो जो ये बोलियां हैं त्रिलोचन पांडे ने, कुमाऊनी की जो बोलियां 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसको जो है लगभग, जिसको 12 बोलियों में जो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में रखा है। तो उन्हीं का हमने यहाँ पे मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तरी कुमाऊनी दे रखा है। तो उत्तरी कुमाऊनी मतलब उत्तर कुमाऊं के उत्तर वाला क्षेत्र, जो पिथौरागढ़ का, जो आपका जो है तिब्बत से लगा क्षेत्र है, तो उसके अनुसार जो आती है वो जौहरी बोली आती है। उत्तरी कुमाऊनी में जौहरी बोली को उन्होंने रखा है। और जो ये जौहरी बोली है, इसमें तिब्बती भाषा का जो है मतलब वो देखने को मिलता है, तिब्बती भाषा के शब्दों को जो है इसमें देखने को मिलता है। और ऊपर से जो है जो भोटिया लोग हैं वो इसका ज्यादा यूज करते हैं। इसके बाद दक्षिणी कुमाऊनी की बात करें तो दक्षिणी कुमाऊनी जो नैनीताल में लगा हुआ क्षेत्र है, नैनीताल वाला एरिया है, वहां पर रच भैंसी बोली जाती है। रच भैंसी, आप लोग ध्यान देना, कुमाऊं जो नैनीताल है, नैनीताल का एक तो मतलब एक क्या कहते हैं पट्टी पड़ती है, और एक कौन सी पट्टी पड़ती है? चौबैसी, चौबैसी पट्टी पड़ती है। तो चौबैसी पट्टी और रौ पट्टियों में जो है ये बोली जाती है, इसलिए रौ और चौबैसी से मिलकर रच भैंसी जो है इसका नाम पड़ा हुआ है। तो ये दक्षिणी कुमाऊनी में आती है, जो नैनीताल में बोली जाती है। इसके बाद पूर्वी कुमाऊनी में आपकी अस्कोटी आती है। आप लोगों ने अस्कोट क्षेत्र देखा होगा। अस्कोट क्षेत्र भी कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है ना। पिथौरागढ़ का जो अस्कोट क्षेत्र है वहां पे बोली जाती है, तो इसको अस्कोटी को पूर्वी कुमाऊनी में रखा है। और अगर पश्चिमी कुमाऊनी की बात करें तो पश्चिमी कुमाऊनी जो मतलब आपका चमोली और क्या कहते हैं पौड़ी से लगा हुआ एरिया है, वहां पे आपकी जो कौन सी बोली जाएगी? खस पराजिया बोली जाएगी। तो जो खस पराजिया है ये खास करके जो है कहां बोली जाएगी? ये बोली जाती है भाई आपके अल्मोड़ा और बागेश्वर में। बागेश्वर के भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, खास करके ज्यादातर अल्मोड़ा में बोली जाती है ना। तो इस तरीके से इसका मिलान हमने कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, और चौथे का पहला, जो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को, ताकि क्या है कि भाषा में जो है समानता देखने को मिले, इसीलिए जो है सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या किया है? देवनागरी लिपि को क्या कहते हैं, रोमन देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का जो सुझाव दिया था। तो बी ए इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन देखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखो सही कौन सा कथन सही है? भारत में भाषा सर्वेक्षण पुस्तक, जो भारत में भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है, ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी है भाई। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तराखंड की 21 बोलियों का विवरण दिया। बिल्कुल, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने अपनी पुस्तक भाषा में क्या कहते हैं, भारत में भाषा का सर्वेक्षण पुस्तक में जो 21 बोलियों का विवरण दिया उत्तराखंड की, बिल्कुल सही है। इसमें जो है आपकी 13 बोलियां क्या थी? 13 बोलियां थी आपकी कुमाऊं की, 13 बोलियां कुमाऊं की थी, और 8 बोलियां जो इसमें क्या थी? गढ़वाल की। तो 8 और 13 क्या हो जाएगा आपका? 21 हो जाएगा, है ना। जबकि जो कुमाऊनी बोलियां जो है 8 कुमाऊनी बोलियां बोलिए, कुमाऊनी बोलियां कितनी हुई है? 8, सॉरी 13, और गढ़वाल की 8। जबकि सुनीत कुमार चटर्जी ने कुमाऊनी की कितनी बोलियों का वर्णन किया है? 12 बोलियों का, जो हम अभी मिलान करने के लिए भी देख रहे थे। दूसरा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, 21 बोलियां जो है आपकी क्या हो गई? 21 बोलियां उत्तराखंड की हो गई। भारत की 179 भाषाएं और 544 बोलियों में 13 कुमाऊनी और 8 गढ़वाली बोलियों का विवरण मिलता है। तो बिल्कुल सही है। जो आपकी भारत में भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है जॉर्ज ग्रियर्सन की, उसमें टोटल जो भाषाओं का वर्णन किया गया है 179 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 544 क्या है उसमें बोलियां थी, और 13 कुमाऊनी और 8 कितनी थी? गढ़वाली थी। हम अभी बात भी कर रहे थे, तो ये भी सही है। और ऊपर से जो है ये भारत में भाषा सर्वेक्षण पुस्तक है, इसी का ये वर्णन किया गया है, और बिल्कुल एकदम सही व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, देखो पहला कह रहा है आर सही एस गलत, तो एस गलत नहीं, एस भी बल्कि सही है। ये आर सही और एस गलत, सॉरी एस सही और आर गलत नहीं, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो गया, दोनों ही सही है। आर और एस दोनों सही है, और आर एस की सही व्याख्या करता है। जो आर है वो एस की सही व्याख्या नहीं करता, जबकि एस आर की सही व्याख्या करता है। आर और एस दोनों सही है, और एस आर की सही व्याख्या करता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्पर्श व्यंजन, कंठय ध्वनि, अघोष और महाप्राण व्यंजन कौन सा है?
तो इन चारों में क्या है कि हमने ऐसा देखना है कि जो स्पर्श व्यंजन भी होगा, कंठय ध्वनि भी हो जाएगा, अघोष भी हो जाएगा और महाप्राण भी, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर ख की बात करें तो ख देखो भाई, अगर हम देखेंगे ना क ख ग घ ग, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन तो ये सारे के सारे होंगे, ठीक है। तो ख आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, तो पहला तो मिल रहा है आपको ख में स्पर्श व्यंजन। दूसरा कंठय ध्वनि, तो देखो क ख ग घ ग, ये कंठय ध्वनि है। स्पर्श व्यंजन तो क से लेकर म तक सब स्पर्श ही होता है, तो ख आपका स्पर्श हो गया। कंठय मतलब क ख ग घ ग, तो क वाली लाइन पूरी की पूरी जो है कंठय होती है, तो ख कंठय हो गया, तो आपका ख कंठय हो गया। क ख ग घ, ये भी कंठय है, ये भी कंठय है, ये भी कंठय, पूरे के पूरे सब कंठय है, ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं अघोष। अघोष का मतलब देखो, एक सघोष होता है, एक अघोष। तो हिंदी वर्णमाला का जो जैसे आपका क ख ग घ ग है, फिर च छ ज ज य है, फिर ट ठ ड, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है भाई, अघोष होता है। और उसके बाद के सारे क्या होता है, सघोष होता है ना। यानी कि अघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है, और सघोष वो होते हैं, अघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा नहीं होता, और सघोष वो होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन पैदा होता है। जैसे आप देखो क ख में कोई कंपन नहीं हो रहा, लेकिन इसको ग घ ग तो कंपन पैदा हो रहा है। च छ में कोई कंपन नहीं हो रहा, च छ में कोई कंपन नहीं हो रहा, ज झ में कंपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, तो घ भी आपका क्या है, अघोष सघोष है, तो अघोष होना चाहिए था, है ना। लेकिन क और ख तो है, लेकिन गौ भी आपका क्या है, गौ भी नहीं हो सकता, गौ भी क्या है आपका अघोष है। अब बच्चे क और ख, इसमें देखो महाप्राण, तो पहला अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण होता है, चौथा महाप्राण। तो ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, तो ये भी नहीं है, तो कौन हो गया आंसर आपका, ख हो गया। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांवला शब्द को कुमाऊनी, गढ़वाली, जाड़, जौनसारी में क्या बोला जाता है, क्रमशः क्रमशः बताना है भाई। देखो यहां पर देखना, सबसे पहली बात कि जो सांवला शब्द है ना, सांवला मतलब जो ना तो ज्यादा काला होता है और ना ही ज्यादा गोरा होता है, उसको सांवला जिसको बोलता है ना। तो जो कुमाऊनी भाषा है, कुमाऊनी भाषा में इसको जो है कलस्वान बोलते हैं। कलस्वान कहाँ बोलते हैं, कुमाऊनी में कलस्वान बोलते हैं। इसके बाद आपका गढ़वाली हो गई, गढ़वाली में बोलते हैं कलसोणु, कलसोणु कहाँ बोलते हैं, गढ़वाली में बोलते हैं, ये बिल्कुल एकदम सही है ना। और जाड़ भाषा में बोलते हैं इसको मुगबू, मुगबू जो है इसको जाड़ भाषा में बोलते हैं। और जौनसारी भाषा में बोलते हैं इसको क्या, जौनसारी में बोलते हैं मैगुना, जौनसारी भाषा में क्या बोलते हैं, मैगुना बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई, विशेषण के होते हैं 4 भेद। कौन कौन से विशेषण के 4 भेद होते हैं, एक होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा होता है संख्यावाची विशेषण, ठीक है, संख्यावाची। सार्वनामिक विशेषण, है ना। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, जौनसार और बाबर के बीच की जौनसारी उपबोली को क्या कहा जाता है। देखो जो जौनसारी बोली है ना, जौनसारी बोली को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है भाई। पहली आएगी आपकी जौनसारी, है ना, दूसरी आएगी आपकी बाबरी, और तीसरी आती है आपकी कंडवाणी। तीसरी क्या आएगी आपकी, कंडवाणी। तो जो जौनसारी होती है वो कहां से कहां तक बोली जाती है भाई, कि जो आपका कालसी है ना, कालसी से और चक्राता तक, कालसी से चक्राता तक का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, जौनसारी बोलते हैं। फिर बाबरी किसे बोलते हैं, बाबरी होता है आपका जो चक्राता से और त्यूनी तक का, चक्राता से और त्यूनी तक का एरिया है उसको बोलते हैं बाबरी। और जो कंडवाणी होती है वो क्या होती है, जौनसारी और बाबरी। जौनसारी और बाबरी का जो मिश्रण है, या जौनसारी और बाबरी के जो बीच की जो बोली जाती है उसको बोलते हैं कंडवाणी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जौनसार और बाबर के बीच जौनसारी उपबोली को क्या कहा जाता है, तो कंडवाणी कहा जाता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में। देखो भाई मूल अवस्था में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था। देखो मूल अवस्था में मुख्य रूप से जो है एकदम मूल अवस्था में शब्द रहेगा। दूसरी बात जो उत्तरावस्था होगी, उत्तरावस्था में क्या होता है कि इसमें जो है तम प्रत्यय, उत्तरावस्था में तर प्रत्यय जो है लगता है ना। और उत्तमावस्था में क्या लगता है आपका, तम प्रत्यय लगता है, तम प्रत्यय लगा होता है। जैसे आप लोग देखना प्रियतर, तो प्रियतर लग रहा है तो ये विशेषण की क्या है, उत्तरावस्था है। लघुतम, यहाँ पे तम प्रत्यय लगा तो ये विशेषण की क्या है, उत्तमावस्था है।
और यहाँ पे देखो सुंदर, इसमें ना तो तर लगा ना तम प्रत्यय लगा, तो ये विशेषण की क्या हो जाएगी, मूल अवस्था हो जाएगी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक पुस्तक है, वाक्य में धार्मिक शब्द क्या होगा। देखो जो धार्मिक है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति कैसा है, धार्मिक। जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और संज्ञा क्या होता है, किसी भी का भी नाम हो सकता है, तो व्यक्ति क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो धार्मिक क्या हो गया, एक हिसाब से विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बता रहा हो, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का क्षेत्र कहाँ है। देखो भाई, वैसे तो आप लोग देखोगे तो पूरे उत्तरी भारत में लगभग जो है भारतीय भाषा परिवार का क्षेत्र है, लेकिन अगर आप देखोगे जो ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पे जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का क्या है, क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोली जाती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करोगे तो पूर्वोत्तर भारत में जो बोली जाती है वो बोली जाती है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोग। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के लोग जो है यहाँ पे भाषा बोलते हैं। आपके चीनी तिब्बती भाषा परिवार आपका आता है पूर्वोत्तर भारत में, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया ना, आपके यहाँ पे देखना केरल, कर्नाटक है ना, जैसे चीनी तिब्बती भाषा परिवार है तो उसमें आपकी जैसे चीनी भाषा और क्या कहते हैं वर्मी भाषा आती है। यहाँ पे देखो केरल, कर्नाटक, तमिल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो ये क्षेत्र जो है द्रविड़ भाषा परिवार का, तो यहाँ पे द्रविड़ भाषा बोली जाती है ना। और अगर असम, मेघालय, नागालैंड की बात करें तो इनके सीमांत क्षेत्रों में वही बोली जाती है, कौन सी, चीनी तिब्बती। यही आपका पूर्वोत्तर भारत हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निम्न में सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य देखो, वह क्या जाने कि हम जी रहा हूं, बिल्कुल गलत है। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूं, यह भी गलत है, ये भी बिल्कुल एकदम ग्रामेटिकल सही नहीं है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, देखो एक तो है, वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है, तो यह भी गलत है। तो वह क्या जाने, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, तो यह बिल्कुल एकदम सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विकल्प सही सुमेल नहीं है। विलोम शब्द, ब्रैकेट में लिखा विलोम शब्द, मतलब विलोम शब्द के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक, है ना, भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। तो आध्यात्मिक भौतिक का क्या है, तो विलोम शब्द है, उल्टा है, तो बिल्कुल सही है। ऐहिक, ऐहिक मतलब इस लोक का, और पारलौकिक मतलब उस लोक का, तो ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक है, तो ये भी सही है। उत्तरायण, उत्तरायण मतलब उत्तर दिशा में जब सूर्य होता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और दक्षिणायन बोलते हैं जब सूर्य जो है दक्षिण दिशा में होती है, तो उत्तरायण दक्षिणायन का विलोम शब्द है। उग्र का क्रोध, देखो उग्र का जो है शांत होना चाहिए था विलोम शब्द, क्रोध, ये तो मतलब इसका विलोम शब्द नहीं है बल्कि पर्यायवाची है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो भाई, प्रेक्षा एक हिसाब से आंख का पर्यायवाची है, चख या चक्षु भी आंख का पर्यायवाची है, चख भी आंख का पर्यायवाची है, दृग भी आंख का पर्यायवाची है, लेकिन बगर जो है आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो बगर किसका पर्यायवाची होगा, तो आप जरा मुझे कमेंट करके बताना कि बगर का अर्थ क्या होता है, तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप लोग, है ना, कि बगर का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर तो आपका यही हो गया बगर, तो लेकिन आपको बताना कि बगर किसका पर्यायवाची है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंधी आवे बैठ गांव में, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। देखो कह रहा कि आंधी आवे बैठ गांव में, मतलब जब आंधी आती है तो गांव में जो है चुपचाप बैठना चाहिए, है ना, क्योंकि आंधी में जो आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो लेकिन इसका जो लोकोक्ति के हिसाब से अर्थ है वो क्या है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो आंधी एक हिसाब से विपरीत परिस्थिति है, तो आंधी रुकने तक आपको बैठ रहना चाहिए, तो उसी से मिल रहा है। तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का आने का इंतजार करना, तो ये बिल्कुल एकदम जो है सही है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार किसे माना जाता है। तो देखो भाई, उत्तराखंड में खड़ी बोली के जो प्रारंभिक रचनाकार है वो गुमानी पंत को माना जाता है। किसे माना जाता है, गुमानी पंत को माना जाता है। ठीक है, जो गुमानी पंत उत्तराखंड में जो है खड़ी बोली के साथ साथ, देखो खड़ी बोली के प्रारंभिक रचनाकार तो यह ही है उत्तराखंड में, लेकिन खड़ी बोली के अलावा जो है नेपाली का भी याद रखना, इसको भी पूछा जा सकता है, नेपाली बोली के भी प्रारंभिक रचनाकार कौन है उत्तराखंड में, गुमानी पंथी है। तो इसके लिए भी एक प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको घर के लिए कि गुमानी पंथ का मूल नाम क्या है भाई, मूल नाम, गुमानी पंथ का मूल नाम क्या है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर। ठीक है, गुमानी पंथ का मूल नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, विधायक में कौन सी संधि होगी। देखो भाई, विधायक का पहले तो संधि विच्छेद देख लो, विधायक का संधि विच्छेद होता है विधायक का संधि विच्छेद क्या होगा, विधायक का संधि विच्छेद होता है विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक जो है विधायक का संधि विच्छेद होता है भाई। अब आप लोग देखना ये किससे मिलकर बना है, तो ए प्लस ओ से मिलकर बना है। तो जब प्लस से पहले आपका ए आई ओ आओ में से कुछ भी आ जाए, ए आई ओ आओ जब प्लस से पहले अगर आ जाए तो समझ लेना वहां पे कौन सी संधि है, अयादी संधि, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से कौन सी एक रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो कौन सी रचना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है भाई? यहाँ पे कितनी नावों में कितनी बार। सबसे पहले तो ये देखो कि ये रचना है किसकी। 1978 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी की रचना है भाई। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जीके में, तो मैं बता देता हूं आपको। इनका पूरा नाम है इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय जी को जो है 1978 में किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए क्या मिला? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। ये जो है इसे उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जो उर्वशी रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है उर्वशी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जरा चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की। और 1968 में जो है इन्हें किसके लिए? चिदम्बरा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। और सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के पहले कवि हैं। इससे पहले हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, ठीक है ना। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली रचना कौन सी? चिदम्बरा। या फिर रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। तो सभी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन है छात्र का सही बहुवचन क्या होगा? देखो छात्र का सही बहुवचन छात्रों नहीं होता, छात्राएं भी नहीं होता, छात्रा भी नहीं होता, छात्रगण होता है भाई। क्या होता है? छात्रगण। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं के कौन से रचनाकार राम महिमा और गंगा शतक के रचनाकार है? तो राम महिमा और गंगा शतक जो रचना है भाई ये भी गुमानी पंत की रचना है। तो गुमानी पंत की रचना है राम महिमा और गंगा शतक, ये दोनों के दोनों गुमानी पंत की रचना है। चलो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन देखो, ये हिंदी के क्वेश्चन थे, अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं जरा। रीजनिंग के क्वेश्चन में देखना, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि देखो सुरेश क्या है? एक आदमी का परिचय देता है। ये आदमी यहाँ पर, चलो हमने आदमी बना दिया, ये सुरेश हो गया। सुरेश एक आदमी का परिचय इसलिए देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। मतलब इसकी जो माता है वो कौन होगी? ये इसका पुत्र है भाई, है ना। ये इसका क्या हो गया? पुत्र। वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। मेरी माता के पति की माता है। ये देखो ये इसकी माता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सुरेश की माँ हो गई, ये सुरेश के पापा हो गए। और ये सुरेश की क्या हो गई? ये हो गई सुरेश की दादी। और ये सुरेश की जब दादी हो गई तो ये कौन हो गया? सुरेश के पिता का भाई हो गया, यानी कि सुरेश का चाचा हो गया। ये सुरेश का चाचा हो गया। लेकिन कह रहा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? कुल मिला के ये सुरेश इस आदमी का क्या लगता है? तो सुरेश इस आदमी का क्या लगता है? तो सुरेश के इस आदमी के भाई का बेटा है सुरेश। तो भाई का बेटा भी क्या होता है? बेटा ही होता है। तो पुत्र आप बोल सकते हो, तो पुत्र आंसर हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे स्टार लगा रखे, स्टार की जगह कौन से साइन लगने? ये वाले साइन लगने, या ये लगने, या ये लगने, या ये साइन लगने? तो हमें देखना है जरा। सबसे पहले 6 से तो हम ए लेके चलते हैं। तो ए में पहले गुणा है, तो पहले की जगह जो है गुणा लग जाएगा। फिर आपका 4 है तो 4 लिख दिया। फिर 4 के बाद स्टार है, फिर दूसरे नंबर पे आपका माइनस है तो माइनस लग जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? आपका 9 आ गया। फिर तीसरा स्टार है यहाँ पे, इसके जगह बराबर लिखा हो तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा। और फिर बराबर करके क्या है? 15। तो इसको सॉल्व करना हमने, तो इसको इधर को सॉल्व करके इतना आना चाहिए। तो 6 चौक 24 माइनस 9 बराबर 15 है। और 24 में से 9 गया तो 15 बराबर 15। तो दोनों साइड बराबर आ गया, तो ए आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो 22 का आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा? तो इनमें से कौन सा रखना? एक सीरीज सी बनेगी भाई आपकी। चलो ए को ही देखते हैं। यहाँ पे देखना, जैसे हमारा पहला डैश है तो पहले डैश की जगह हम ये वाला ए ले लेंगे। तो ए ले लिया, फिर आपका ए है ही। फिर दूसरा डैश आ रहा है, दूसरे डैश की जगह ये आ जाएगा बी। तो चलो दूसरे डैश की जगह बी आ गया। फिर आपके 3 ए है, ये देखो 1 2 3 ए लिख लिए। फिर आपका बी है और फिर ए है, तो बी है और ए है। फिर उसके बाद ये वाला ए आ जाएगा, यहाँ इस डैश की जगह 2 बार है डैश है ना, तो 2 बार आपके ये ए आ जाएंगे। फिर आपका इसके बाद क्या है? बी है, फिर ए है, फिर बी है और फिर क्या है? ए है। और फिर आपका ये डैश है, इस डैश की जगह क्या आ जाएगा? आपका ये ए आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 2 ए है, फिर बी है, फिर 3 ए है, फिर बी है, फिर 3 ए है, फिर बी है, और फिर आपके 2 ए है। तो ये देखो शुरू में पहले 2 ए आ रहे हैं, फिर ये इस तरीके से जो आपका ए ही आंसर हो जाएगा। ये आपकी सीरीज बना रहा है। देखो यहाँ 2 ए है और लास्ट में भी 2 ए है, फिर बीच बी आ रहा, फिर आपका यहाँ पे 3 ए आ रहे, फिर बी आ रहा और फिर 3 ए आ रहे। तो ये सीरीज बना रहा भाई, तो ए आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद कह रहा है 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। भाई देखो 120 के बाद 121, 11 का स्क्वायर होता है भाई 121, तो एक हो गया 121। फिर 12 का स्क्वायर देखेंगे हम तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर आप 13 का स्क्वायर देखो तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर आप 14 का स्क्वायर देखोगे तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। फिर आप 15 का स्क्वायर देखोगे तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, तो ये भी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर आप 16 का स्क्वायर देखोगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये भी आपकी पूर्ण वर्ग होगी। फिर आप 17 का स्क्वायर देखोगे तो 17 का स्क्वायर होता है आपका 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये भी आपकी 289 भी 17 का स्क्वायर तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर आप 18 का स्क्वायर देखोगे तो 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, लेकिन ये आपका क्या हो गया 324 मतलब 300 से ऊपर हो गया। तो हमने 120 से नीचे 120 और 300 के बीच देखना कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गई भाई, तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो 25वां क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में ललिता आगे से 26वें स्थान पर है। ललिता मतलब आगे से है कौन से स्थान पर 26वें स्थान पर, सॉरी 16वें स्थान पर है, और पीछे से 22वें स्थान पर है। पीछे से कौन से स्थान पर है 22वें स्थान पर, तो टोटल कितने हो गए ये, तो भाई हम इसको कैसे करते हैं कि 26 प्लस 22 माइनस 1, तो सॉरी 16 प्लस 22 माइनस 1, 16 22 कितना हो जाएगा 38 हो गया, 38 में से 1 गया 37, तो कुल मिलाकर ये पंक्ति में 37 लोग हैं। आगे कह रहा है इनमें से कितनी छात्राओं को शामिल करें कि कुल संख्या 45 हो जाए। भाई जब भी हम इनको जोड़ देना आगे से और पीछे से नंबर होता दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ दो एक माइनस, क्योंकि ये नंबर जो है दो बार काउंट हो रहा है तो इसलिए एक माइनस करते हैं। तो टोटल 37 लोग थे इसमें। वो कह रहा कि कितनी छात्राओं को शामिल करें कि कुल संख्या 45 हो जाए, तो भाई सीधा 45 में से इसको शामिल कर माइनस कर दो, तो 15 में से 7 गया तो 8, 8 लोगों को अगर हम और शामिल करेंगे 37 में तो हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखो सार्थक क्रम दर्शाना है, यहां पर देखना सबसे पहले क्या होते हैं सदस्य होते हैं, तो 3 आ जाएगा। सदस्यों को मिलाकर क्या बनता है परिवार बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और परिवारों को मिलाकर क्या बनता है समुदाय बनता है, तो 2 हो जाएगा। और समुदायों को मिलाकर क्या बनते हैं इलाके बनते हैं, तो 4 हो जाएगा। और इलाकों को मिलाकर क्या बनता है एक देश बनता है, तो 5 हो जाएगा। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 मतलब डी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम से लिखें। शब्दकोश के अनुसार लिखना भाई। शब्दकोश के अनुसार क्या होता है कि आपको पहला वर्ण देखना, पहला शब्द देखना, पहला वर्ण देखना, पहला वर्ण जिसका पहला होगा वही आएगा। अगर पहला वर्ण सेम होगा तो दूसरा देखते हैं, दूसरा भी सेम हो तो तीसरा देखते हैं। तो पहला वर्ण देखो इसमें टी है, इसमें भी पहला वर्ण टी है, इसमें भी पहला वर्ण टी है, इसमें भी पहला वर्ण टी है, और इसमें भी पहला वर्ण टी है, तो सब सेम है। तो जब पहला वर्ण सेम होगा तो दूसरा देखेंगे शब्दकोश के अनुसार। जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिसमें पहला आएगा, तो दूसरा इसमें ओ है, इसमें भी दूसरा 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 ओ है। तीसरा इसमें आर है, इसमें भी तीसरा आर है, इसमें भी तीसरा आर है, और इसमें भी तीसरा आर है, और तो इसमें भी तीसरा आर है। फिर चौथा देखेंगे तो चौथा इसमें टी है, इसमें चौथा टी है, इसमें चौथा ओ है, इसमें चौथा पी है, इसमें चौथा यू है, और इसमें चौथा एस है। तो आप लोग देखो टी ओ पी यू एस में से कौन पहला आएगा, तो आप लोग देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो ओ सबसे पहला आएगा इनमें, ओ सबसे पहला आएगा, तो सबसे पहले 2 आ गया है ना, ये वाला हमारा हो गया। फिर P आएगा, तो P मतलब ये इसमें है P, तो आपका फिर ये आ जाएगा तीसरा। फिर P Q है नहीं, फिर R भी नहीं है, फिर S आएगा, तो S आपका इसमें, तो ये 5 वाला आ जाएगा। S T, फिर T इसमें है तो 1 आ जाएगा T है ना, और फिर लास्ट में बचा आपका कौन सा U, तो इसका 4 आ जाएगा। तो क्या हो गया 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, तो C इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विषम का चयन कीजिए। विषम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, विषम का मतलब होगा जो बाकियों से क्या हो अलग हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे विषम। तो बाकियों से जो अलग होगा अदरक गाजर आलू टमाटर। देखो अदरक जमीन के नीचे मतलब उगाया जाता है, गाजर भी जमीन के नीचे भूमिगत है, आलू भी भूमिगत है जमीन के नीचे उगाया जाता है, लेकिन टमाटर जो है पेड़ पर जमीन के ऊपर लगते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा विषम यानी कि अलग हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 10 7 13 10 16 13, फिर क्वेश्चन 2 आंसर निकालना है आपको। यहाँ पे देखना थोड़ा मैं अलग से लिखता हूँ इसको, 10 हो गया, फिर 10 के बाद 7 लिख रहा है, 7 के बाद फिर 13 लिख रहा है, फिर 10 लिख रहा है, फिर 16 लिख रहा है, फिर 13 लिख रहा है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क। देखना आप लोग कि ये थोड़ा सा लंबा से सीरीज जब लगती है तो एक छोड़ के बनता है। देखो 10 में 3 जोड़ा, 10 और 3 13, 13 में 3 जोड़ा, 13 और 3 16, एक नंबर छोड़ के आ रहा है, और इसको एक नंबर छोड़ के यहाँ पे बनेगा, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 16 और 3 19, यहाँ पे हो गया 19। फिर इनका देखो एक नंबर छोड़ के 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10,
10 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 13, और 13 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 13 और 3 कितना हो गया 16, तो 19 16 आंसर हो जाएगा। तो 19 16 देखो किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में 19 16 है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जज का बेटा वकील है और वकील का पिता इंस्पेक्टर है, तो बताओ कि जज कौन है, जज कौन है। देखो कह रहा हूं कि जज का बेटा वकील है, देखो ये है आपका जज, और जज का बेटा कौन है, वकील। जज का बेटा वकील, ये इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। फिर कह रहा वकील का पिता इंस्पेक्टर है, और इस वकील का पिता कौन है, इंस्पेक्टर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि जब इसका पिता इंस्पेक्टर है तो जज भी तो इसका पिता ही है, दो पिता कैसे हो गए। जरूरी नहीं है कि जज पुरुष, ये जज महिला भी हो सकती है। कुल मिला के ये इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। तो यहाँ पे देखो ये इसकी माँ हो गई और ये इसका क्या है, ये पिता है। तो ये देखो ये कह रहा जज उसका क्या है, देखो वकील का पिता इंस्पेक्टर है, देखो वकील का पिता इंस्पेक्टर है, तो ये इसका बेटा था, तो ये इसकी माँ हो गई, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो कह रहा हूँ वहां पे बताओ कि जज कौन है, तो जज कौन है, वकील का पिता। तो जज वकील का पिता है, तो जज वकील का पिता नहीं है, माँ है। तो जज वकील की माँ, तो वकील की माँ है जज, तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन 31 से 70 तक और फिर 71 से 100 तक जीएस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होंगे। तो चलो ठीक है, आर्थिक दृष्टि से होगा यहाँ पे। ठीक है, से उत्तराखंड का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई शिवालिक श्रेणी या इसकी दक्षिणी क्षेत्र, शिवालिक श्रेणियों का दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे राज्य में आर्थिक दृष्टि से शिवालिक जोन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपका खनिज संसाधन ज़्यादा मिलेंगे आपको शिवालिक जोन में। ठीक है, आपका यहाँ पर वर्षा भी ज़्यादा होती है इस शिवालिक जोन में। ठीक है, बाकी यहाँ पर यहाँ की जो क्या बोलते हैं मिट्टी है वो भी उपजाऊ है। यहाँ पर बहुत सारे जैसे गन्ना हो गया, आपका धान की खेती होगी, गेहूं की खेती यहाँ पर बहुत होती है। ठीक है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से शिवालिक जोन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान में देखना, गेवाड़ घाटी ये हो जाएगी भाई, गेवाड़ घाटी आपकी अल्मोड़ा में, चौंदास घाटी आपकी पिथौरागढ़ में है, चिनाब घाटी आपकी हो जाएगी चमोली में, और हेमल घाटी हो जाएगी आपकी टिहरी में। 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखना 33 उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला उत्तराखंड के कितने जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं उत्तराखंड से, और 7 जिलों के नाम भी पता होने चाहिए। देखो पहला है आपका सहारनपुर जिला। ठीक है, सहारनपुर के बाद आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर के बाद तीसरा जिला हो जाएगा बिजनौर जिला है। बिजनौर के बाद आपका हो जाएगा मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद के बाद आपका रामपुर जिला, रामपुर के बाद बरेली के बाद पीलीभीत, 7वां जिला हो जाएगा पीलीभीत। तो ये 7 जिले उत्तर प्रदेश के लगते हैं आपके उत्तराखंड से। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला उत्तराखंड के कितने जिलों से लगता है। देखो सहारनपुर जिला उत्तराखंड के देहरादून से लगता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर देहरादून और हरिद्वार से लगता है, देहरादून प्लस हरिद्वार से लगता है आपका मुजफ्फरनगर जिला। बिजनौर आपका देखो बिजनौर हरिद्वार से भी लगता है। ठीक है, हरिद्वार के बाद आपका पौड़ी से भी लगेगा, ये पौड़ी के बाद आपका नैनीताल से भी लगेगा, नैनीताल, और नैनीताल के बाद आपका उधम सिंह नगर से भी लगता है, यानी कि 4 जिलों से आपका बिजनौर जिला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। देखो मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत ये आपका लगता है उधम सिंह नगर से। ठीक है, ये चारों के चारों जिले आपके उधम सिंह नगर से लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से लगते हैं, 7 जिले। और अगर क्वेश्चन उल्टा पूछे कि उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, फिर आपका आंसर हो जाएगा 5, यानी कि उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले आपके उत्तराखंड से लगते हैं। तो उत्तराखंड के 5 जिले देखो, 5 जिले आपका देखो, पहला है देहरादून के अलावा हरिद्वार लगता है, हरिद्वार के बाद आपका पौड़ी के बाद आपका हो जाएगा नैनीताल के बाद आपका हो जाएगा यूएस नगर। तो ये 5 जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं हमारे उत्तराखंड के, और 7 जिले उनके हमारे उत्तराखंड से लगते हैं। बाकी आपका हिमाचल से भी आपका सीमा बनाता है भाई उत्तराखंड। तो हिमाचल के 3 जिले लगते हैं उत्तराखंड से, एक आपका है सिरमौर जिला, सिरमौर हो गया, शिमला एक जिला आपका शिमला हो जाएगा, तीसरा आपका किन्नौर जिला हो जाएगा, किन्नौर। तो हिमाचल के 3 जिले उत्तराखंड से लगते हैं, और हमारे उत्तराखंड के 2 जिले हिमाचल से लगते हैं। तो हमारे 2 जिले कौन कौन से, एक उत्तरकाशी लगता है और एक देहरादून लगता है। ठीक है, उत्तरकाशी और देहरादून जिला आपका हिमाचल से लगते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना, सिरमौर जिला देहरादून से लगता है, सिर्फ देहरादून से, सिरमौर जिला देहरादून से लगता है। शिमला जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, ये आपका
उत्तरकाशी से भी लगता है और देहरादून से भी लगता है, जबकि किन्नौर जिला आपका कहां से लगेगा, सिर्फ उत्तरकाशी से लगता है। तो आपको ध्यान रखना भाई, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कितने जिले हमारे उत्तराखंड से लगे हैं और हमारे उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल और उत्तर प्रदेश से लगे हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन तिब्बत नेपाल से लगती है। चीन तिब्बत से आपका पता है कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ लगता है, ठीक है, जबकि नेपाल से आपका पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला लगता है। बाकी 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं, जो ना तो किसी देश से लगते हैं ना किसी राज्य से लगते हैं। 4 जिले कौन कौन से आंतरिक जिले, टिहरी हो जाएगा, ठीक है, टिहरी के अलावा रुद्रप्रयाग हो जाएगा, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर और अल्मोड़ा जिला, ये 4 जिले आंतरिक जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बिजनौर जिला उत्तराखंड के कितने जिलों से लगता है, तो बिजनौर जिला लगता है 4 जिले से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34, बेलमती देवी भरोसा राम का संबंध किस आंदोलन से है, ठीक है। तो बेलमती देवी भरोसा राम भगवान सिंह बिष्ट, एक और होगा का भगवान सिंह बिष्ट, तो ये 3 लोग है भाई, भगवान सिंह बिष्ट, भरोसा राम और बेलमती देवी, इनका संबंध किस आंदोलन से है, तो इनका संबंध हो जाएगा खास पट्टी होगा, ये खास पट्टी आंदोलन से, ठीक है। तो ये खास पट्टी आंदोलन होता है आपका 1906-7 में, 1906-7 के दौरान ये आपका होता है टिहरी में, ठीक है। खास पट्टी आंदोलन क्यों होता है भाई, खास पट्टी आंदोलन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो राजा होता है कीर्ति शाह, इस समय वो नया भूमि बंदोबस्त कराता है टिहरी में, और नया भूमि बंदोबस्त के तहत टिहरी की जनता पर बहुत कड़े नियम कानून लागू करता है, जिसके दौरान यहाँ की जनता बेलमती देवी, भरोसा राम और भगवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में खास पट्टी में आंदोलन करते हैं। तो इसे नाम दिया गया खास पट्टी वन आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखना कुंजड़ी वन आंदोलन, देखो कुंजड़ी वन आंदोलन भी टिहरी में होता है 1904 में, इसका नेतृत्व करते हैं आपका अमर सिंह के नेतृत्व में ये होता है आपका टिहरी में, ठीक है। और इस समय टिहरी का राजा होता है कीर्ति शाह के शासनकाल में होता है आपका कुंजड़ी वन आंदोलन, ठीक है। कुंजड़ी वन आंदोलन टिहरी में इसलिए होता है क्योंकि राजा कीर्ति शाह यहाँ की जनता पर टैक्स लगा देता है, बहुत सारे टैक्स, और टैक्स क्यों लगाता है, क्योंकि राजा चाहता है अंग्रेजों की सहायता करना, क्योंकि टिहरी के राजा ज्यादातर अंग्रेजों की ही सहायता करते थे, ठीक है। तो कीर्ति शाह अंग्रेजों की सहायता करना चाहता था, उन्हें पैसा देना चाहता था, तो टिहरी की जनता पर टैक्स लगा दिए, जिससे कुंजड़ी की जनता या टिहरी की जनता ने यहाँ पर आंदोलन कर दिया 1904 में अमर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। और इसी आंदोलन के दौरान राजा को जो उपाधि दी जाती थी भाई, टिहरी के राजाओं को उपाधि दी जाती थी बोलांदा बद्रिस उपाधि टिहरी के राजाओं को दी जाती थी। तो इस आंदोलन में, कुंजड़ी वन आंदोलन में इस उपाधि का भी विरोध किया गया जनता के द्वारा। तो किस आंदोलन में बोलांदा बद्रिस जो राजाओं को उपाधि दी जाती थी टिहरी के राजाओं को, उसका विरोध किस आंदोलन में होता है आपका कुंजड़ी वन आंदोलन में, ठीक है। तीसरा देखना यहाँ पर सोंग घाटी वन आंदोलन, देखो सोंग नदी जो है वो टिहरी से निकलती है, टिहरी से लेकर और देहरादून तक बहती है ये नदी, ठीक है, और बाद में गंगा में मिल जाती है। सोंग नदी घाटी आंदोलन या इसे हैवल घाटी आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, हैवल घाटी आंदोलन। और ये आंदोलन आपका टिहरी में होता है भाई, टिहरी में, ठीक। और ये आंदोलन टिहरी में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर खनन के विरोध में यह आंदोलन शुरू होता है। टिहरी में खनन के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया जाता है, और 1961 में खनन का विरोध शुरू होता है टिहरी में 1961 से। लेकिन बड़ा आंदोलन ये आंदोलन 1974 में होता है, मई 1974 में एक बड़ा आंदोलन होता है खनन के विरोध में, ठीक है। उसे नाम दिया गया सोंग घाटी वन आंदोलन या हैवल घाटी वन आंदोलन, ठीक है। ध्यान रखना किसके लिए हुआ था, ये 1974 में खनन के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी में, ठीक है। बाकी चिपको आंदोलन आपको पता है भाई, 26 मार्च 1974 को ये आंदोलन होता है आपका चमोली में, रैनी गांव में एक कंपनी होती है बुड्स स्पोर्ट्स, साइमन बुड्स स्पोर्ट्स कंपनी, ये आपका उत्तर प्रदेश से आती है कंपनी यहाँ पर पेड़ों का कटान करने। तो 26 मार्च 1974 को ये कंपनी आपका चमोली के रैनी गांव में पहुंचती है, और वहां पर पहले ही तैनात आपका गौरा देवी के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने उस कंपनी का विरोध किया। वो पेड़ों को काटने के लिए आ रही थी, ठीक है, कटान करने के लिए आ रही थी, तो यहाँ की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में उसका विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में इस आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा भी जुड़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35, निम्नलिखित में से कौन प्रेस से वीर गाथा प्रकाशन के नाम से पुस्तकें प्रकाशित करता था, ठीक है। तो कौन व्यक्ति था जो अपने प्रेस से, देखो प्रेस से किस नाम से, वीर गाथा प्रकाशन के नाम से पुस्तकें जारी करता था या प्रकाशित करता था, तो वो था भाई आपका शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। देखो शिव प्रसाद डबराल का जन्म होता है 12 नवंबर 1912 को, ठीक है। और 12 नवंबर 1912 को इनका जन्म गहली गांव होता है, एक गहली गांव पौड़ी में पड़ता है, गहली गांव,
और ये गांव पौड़ी में होता है, पौड़ी में इनका जन्म होता है। तो इनकी जन्मभूमि तो आपका पौड़ी में गहली गांव में है, लेकिन कर्म भूमि अगर आपका इससे इनकी पूछे, कर्म भूमि, ठीक है, कर्म भूमि इनकी हो जाएगी दुगड्डा, इनकी कर्म भूमि दुगड्डा में हो जाएगी। ठीक है, भूगोल में डीलिट की उपाधि, भूगोल में डीलिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति आपका शिव प्रसाद डबराल है। घुमक्कड़ी व्यक्ति थे ये, इसलिए इनके आगे चारण शब्द भी जोड़ा गया, घूमते रहते थे इसलिए इन्हें चारण भी कहा गया, चारण शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है भाई, जैसे आपको पता है, जैसे इन्होंने लिखा है श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन भी इन्हीं की है। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास भी इन्हीं का है, 12 खंडों में लिखते ये। गोरा बादल हो गए इनकी, मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद करते हैं ये लोग। ठीक है, गढ़वाली मेघदूत पुस्तक है, अनुवाद नहीं, गढ़वाली मेघदूत। ठीक है, उत्तरांचल के मुद्रा और अभिलेख इनकी पुस्तक है। तो बहुत सारी पुस्तकें लिखते हैं आपके शिव प्रसाद डबराल। ठीक, चलो यहाँ पे देखना दूसरा, इलाचंद जोशी। ठीक है, देखो इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी भाई, सुधाकर नामक पत्रिका, सुधाकर नामक पत्र निकाला था इन्होंने, जो आपका हस्तलिखित होता है, हस्तलिखित पत्र अल्मोड़ा से निकालते हैं इलाचंद जोशी के द्वारा, सुधाकर नामक पत्र। ठीक है, बाकी आपका ध्यान रखना पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक है, इनका जन्म 1901 में होता है भाई, 1901 में इनका जन्म होता है पौड़ी में। ठीक है, पालीग्राम पौड़ी में होता है इनका जन्म, पालीग्राम। ठीक है, पालीग्राम पौड़ी में इनका जन्म होता है। हिंदी विषय में डीलेट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति आपका पीताम्बर दत्त बर्तवाल होते हैं हिंदी विषय में। ठीक है, इन्होंने अपना शोध ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था, अंग्रेजी भाषा में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री के नाम से इन्होंने क्या लिखा था, अपना शोध ग्रंथ लिखा था, शोध ग्रंथ। तो ध्यान रखना किस भाषा में लिखा था इसने, अंग्रेजी में लिखा था इन्होंने अपना शोध ग्रंथ। ठीक है, बाकी इन्होंने देखो पीताम्बर दत्त बर्तवाल के 1901 में इनका जन्म होता है भाई। ठीक है, बाकी विद्यासागर नौटियाल के बारे में ध्यान रखना, 1933 में इनका जन्म होता है टिहरी में। ठीक है, टिहरी में होता है माली देवल गांव में इनका जन्म होता है, टिहरी में। टिहरी राजशाही के खिलाफ ये आंदोलन करते हैं, सबसे पहले टिहरी के जो राजा होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं विद्यासागर नौटियाल। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, मोहन गाता जाएगा शीर्षक से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, आत्मकथा। ठीक है, तो ध्यान रखना, मोहन गाता जाएगा नामक शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखने वाले कौन है, तो वो भी आपका कौन है, विद्यासागर नौटियाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36। गोरखा शासन को उत्तराखंड में गोरख्यानी नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोरख्यानी शब्द का सही अर्थ क्या है, देखो गोरख्यानी का सही अर्थ हो जाएगा आपका अत्याचार और क्रूर शासन। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राज्य में गोरखों का क्रूर और अत्याचारी शासन आपका गोरख्यानी शब्द है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, बहुत पहले पूछा गया था पटवारी में, 2016 का जो पटवारी आया था वहां पर पूछा था कि गोरख्यानी का मतलब क्या होता है, तो गोरख्यानी का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, क्योंकि गोरखों ने हमारे उत्तराखंड में बहुत अत्याचार किया था। इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने बहुत सारे टैक्स लिए थे यहाँ की जनता पर। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टैक्स लेते हैं आपके गोरखा लोग, इसलिए इनके शासन को क्या भी कहा जाता है, क्रूर एवं अत्याचार शासन। चलो नेक्स्ट देखना 37। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तराखंड की समुद्रगुप्त की कौन सी प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड का क्या नाम मिलता है, तो करतरपुर मिलता है भाई, करतरपुर, ऐसे नहीं होगा, ये करतरपुर होगा, करतरपुर नाम मिलता है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए। बाकी पर्वताकार राज्य उत्तराखंड के लिए तालेश्वर अभिलेख में मिलता है, तालेश्वर अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, पर्वताकार। ठीक है, सपाल दक्ष, ये आपका बोध गया अभिलेख में उत्तराखंड के लिए नाम मिलता है, बोध गया अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो सपाल दक्ष का। बाकी केदार भूमि भी उत्तराखंड के लिए कहा जाता है, लेकिन गोपेश्वर अभिलेख मिला है हमें, तो वहां पर उत्तराखंड के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो आपका केदार भूमि के नाम से प्रयोग किया गया है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा करतरपुर। ठीक है, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किसके सहयोग से 2014 में किया गया। ठीक है, तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ विश्व बैंक के सहयोग से किया गया था 2016 में। ठीक है, देखो 2014 में, देखो केंद्र सरकार ने इसे अभियान की तरह शुरू किया था 2014 में। केंद्र सरकार ने एक अभियान नमामि गंगे योजना नहीं, नमामि गंगे अभियान के नाम से 2014 में केंद्र सरकार शुरू करती है। लेकिन अगर उत्तराखंड में पूछे नमामि गंगे योजना उत्तराखंड में कब शुरू होती है, तो ये 7 जुलाई 2016 को उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ होता है हरिद्वार जिले से इसका शुभारंभ किया जाता है 2016 को, यानी कि 7 जुलाई को। ठीक है,
इसमें देखो इस योजना के तहत कौन कौन से राज्य हैं भाई, देखो उत्तराखंड है आपका, उत्तर प्रदेश है, बिहार को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, झारखंड को इसमें शामिल किया गया है, और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल को भी इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि देखो जहां जहां से गंगा नदी निकलती है वो सारे राज्य इसमें शामिल है, ठीक है। कौन कौन सी नदियां इस योजना में शामिल की गई है, एक तो आपकी भागीरथी नदी है भाई, भागीरथी नदी, उत्तराखंड की कितनी नदियां हैं, 4, भागीरथी, गंगा हो गई आपकी, गंगा के अलावा अलकनंदा हो गई, अलकनंदा के अलावा एक आपकी मंदाकिनी नदी हो गई, मंदाकिनी नदी। तो कितनी, उत्तराखंड की कितनी नदियों को इसमें शामिल किया गया है, 4 नदियों को, भागीरथी, गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। बाकी कितने राज्य इस योजना में शामिल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में ये योजना कब शुरू होती है, 7 जुलाई 2016 को, जबकि केंद्र सरकार ने 2014 में इसको शुरू किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, गिरती गंगा किसकी सहायक नदी है, ठीक है। गिरती गंगा आपकी यहां पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में यहां पर है नहीं, देखो गिरती गंगा, देखो गिरती गंगा हो जाएगी भाई पश्चिमी धौली गंगा की, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी आपकी गिरती गंगा। देखो पश्चिमी धौली गंगा जो कि अलकनंदा की खुद सहायक नदी है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। देखो पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है, एक तो आपकी हो जाएगी ऋषि गंगा, ऋषि गंगा, देखो ऋषि गंगा आपकी 2 है भाई चमोली में, तो ऋषि गंगा फर्स्ट हो जाएगी, एक तो इसकी है ऋषि गंगा सहायक, और ऋषि गंगा एक आपका जो बद्रीनाथ में मिलती है अलकनंदा से, एक अलकनंदा की सहायक हो जाएगी आपकी, वो ऋषि गंगा 2 हो जाएगी। तो पश्चिमी धौली गंगा की ऋषि गंगा है, गणेश गंगा, गणेश गंगा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कियोगाड़ नदी है, कियोगाड़, ठीक है। कियोगाड़ के अलावा इसकी एक और आपका गिरती नदी है भाई, गिरती नदी। तो ध्यान रखना गिरती नदी किसकी सहायक नदी है, गिरती नदी आपकी पश्चिमी धौली गंगा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पे पश्चिमी धौली गंगा होना चाहिए था, पश्चिमी धौली गंगा, ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा यहाँ पे ऑप्शन में होगा। भागीरथी की सहायक नदी देखो भाई, भागीरथी आपका गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है। तो इसमें आपकी एक तो जाड़ गंगा हो गई, रुद्र गंगा हो गई, केदार गंगा हो गई, सिया गंगा हो गई, ठीक है, अस्सी गंगा हो गई, वरुणा नदी हो गई, बिलंगना नदी होगी। तो ये सारी की सारी भागीरथी की सहायक नदी है। बाकी यमुना नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं भाई, ठीक है। हनुमान गंगा हो गई, ठीक है, कमल गाड़ हो गई, आपका खतनु गाड़ हो गई, ठीक है, मुंगरा गाड़, बर्नी गाड़, ये सारी नदियां, टोंस नदी हो गई, टोंस नदी भी यमुना की सहायक है, आसन नदी भी यमुना की सहायक है, ये सारी की सारी यमुना की सहायक है। बाकी मंदाकिनी की सहायक नदी भाई ध्यान रखना, एक आपका मधु गंगा हो जाएगी, मधु गंगा के अलावा सोन गंगा हो जाएगी, सोन गंगा, ठीक है, सोन गंगा के अलावा दुलगाड़ नदी हो जाएगी, दुलगाड़, ठीक है, दुलगाड़ के अलावा अल सतरंगणी नदी, अल सतरंगणी नदी जो सूर्य प्रयाग में मिलती है, किससे, मंदाकिनी से, ठीक है। बाकी इसकी एक और ध्यान रखना, रावण गंगा भी है, रावण गंगा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 40 क्वेश्चन, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में कितने कुनिंद राजाओं के नाम मिलते हैं। देखो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कुनिंद वंश से संबंधित है, तो इसमें 8 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार की मुद्रा मिली हमें कुनिंद वंश से, कुनिंद वंश की हमें 3 प्रकार की मुद्रा मिली है, ठीक है। एक ध्यान रखना, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, एक आपका अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, अमोघ भूति, और एक आपका छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा, छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। तो 3 प्रकार की मुद्रा मिली है हमें, ठीक है, कुनिंद वंश की। और अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है इसमें हमें कितने राजाओं के नाम मिलते हैं, 8 राजाओं के नाम। चलो नेक्स्ट देखना, 41, कालसी अभिलेख के संबंध में, कालसी अभिलेख के संबंध में गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो यहां पे देखना ऑप्शन ए, इसमें 5 यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं भाई, तो ठीक है, पहला तो आपका सही है। यह यमुना, टॉन्स और अमवाला घाट के संगम पर स्थित है, ठीक है भाई। देखो यमुना और टॉन्स के संगम पर तो है, साथ में एक छोटी नदी भी है, उसको अमवाला घाट के नाम से भी जानता है, तो इनके संगम पर है। यह प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, लिखा गया है, और इसमें आपका हाथी का चित्र भी देखने को मिलता है, ठीक है भाई। इस अभिलेख में आपका किस जानवर का चित्र देखने को मिलता है, हाथी का चित्र देखने को मिलता है। इसकी खोज 1850, देखो ये गलत हो जाएगा, 1850 नहीं 1860 हो जाएगा, ठीक है। जॉन फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। कालसी अभिलेख की खोज करने वाले कौन है, जॉन फॉरेस्ट, लेकिन कब की थी खोज, 1860 में। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, इसे स्थानीय भाषा में इस अभिलेख को चित्रशिला के नाम से भी जानते हैं, चित्रशिला के नाम से जाना जाता है इस अभिलेख को, ठीक है। चलो 42 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो पहला देखना कि लाखामंडल अभिलेख में छांगलेश वंश के 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है भाई। लाखामंडल अभिलेख में हमें
छांगलीस वंश के 7 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। दूसरा देखना कि यौदेव वंश की मुद्राएं हमें कालो डांडा और जौनसार बाबर से मिलती है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई। यौदेव वंश जो है हमारे उत्तराखंड में एक छोटा सा वंश कुनिंद वंश के आसपास चलता है ये, तो यहाँ इस वंश को जानने की हमारे पास मुद्रा मिली है, एक कालो डांडा से मिली है, लेंसीडाउन यानी कि जो लेंसीडाउन, कालो डांडा और जौनसार बाबर से मिली है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई। तीसरा देखना ऑप्शन सी कि कुषाण शासक कनिष्क की नाणक मुद्राएं, कुषाण शासक, देखो कुषाणों ने भी हमारे उत्तराखंड में राज किया था और इनकी हमें मुद्राएं मिली है कई जगह से, तो कनिष्क जो इस वंश का राजा होता है कुषाण वंश का, इसकी हमें नाणक मुद्राएं कहां से मिली है, गोबिसाण गासीपुर से, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन डी देखना कि कुषाण शासक, कुषाण कालीन राजा हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं हमें खटीमा, देखो खटीमा से नहीं मिली है, ये आपका मिली है इनकी मुन्नी की रेती, मुन्नी की रेती यानी कि ऋषिकेश से आपकी कौन सी मुद्रा मिली, किसकी मिली है, राजा हुइस की आपकी 44 स्वर्ण मुद्रा मिली है, तो यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 43, गढ़वाल में सामूहिक कार्य के लिए लगाए जाने वाले प्रति परिवार के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। देखो सामूहिक कार्य के लिए लगाए जाने वाले प्रति परिवार के हिस्से को कहा जाता है गढ़वाल में फांट, ठीक है, ध्यान रखना फांट कहते हैं, यानी कि सभी लोग अगर गांव में कुछ कार्यक्रम होता है या गांव में कुछ आयोजन करना होता है गांव के लोगों के द्वारा, तो सभी लोग इकट्ठा करके पैसे देते हैं कि भाई हम इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उसे फांट बोलते हैं, ठीक है, सभी लोग जो सहायता करते हैं। बाकी घटवाड़ी आपको पता है भाई, जो घराट में, पंचक्की घराट में जो अनाज पिसवाने के लिए ले जाते हैं, अनाज जो पीसने के लिए ले जाते हैं उसे बोलते हैं घटवाड़ी, ठीक है। और भगवाड़ी होता है, भगवाड़ी एक होता है आपका भगवाड़ी, भगवाड़ी भी ध्यान रखना, एक घटवाड़ी होता है एक भगवाड़ी होता है। जब आटा या अनाज पिस जाता है उसकी कुछ मात्रा जो उसको पीसने वालों को दी जाती है उसे बोलते हैं भगवाड़ी। घटवाड़ी क्या होता है, अनाज जो पिसाने के लिए ले जाते हैं पंचक्की घराट में उसे बोलते हैं घटवाड़ी। और भगवाड़ी क्या होता है कि जब अनाज पिस जाता है तो उसका कुछ भाग हमें क्या देना पड़ता है, किसको, जो वहां पर अनाज पीसने वाला होता है, तो उस समय पैसे देते नहीं है गांव में, तो क्या देते हैं, जो अनाज होता है जो आटा पिस जाता है उसको हम थोड़ा भाग उसे दे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भगवाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44, उत्तराखंड में मिट्टी के डेलों को फोड़ने के लिए किस कृषि यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा कृषि यंत्र है जिससे हम मिट्टी को फोड़ते हैं खेतों में, तो हो जाएगा भाई आपका जौ हो जाएगा, ठीक है। बाकी हल तो आपको पता है भाई, हल लगाते हैं खेत में। नसियुड़ा ध्यान रखना, नसियुड़ा क्या होता है, जो हल के नीचे होता है भाई, जो जमीन के अंदर जाता है जिससे हल जोता जाता है, हल होता है, ठीक है। देखो हल इस टाइप से होगा आपका, ऐसे होता है, फिर यहाँ पर ये होता है, इसे बोलते हैं नसियुड़ा, ये जमीन के अंदर जाता है, इससे हल जोतते हैं तो उसे बोलते हैं नसियुड़ा। बाकी रुगड़ तो कुछ है नहीं, रुगड़, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 45, प्रदान नामक एनजीओ की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखो एक एनजीओ है और एनजीओ का नाम क्या है, प्रदान है। इस एनजीओ की स्थापना करने वाले हैं दीप जोशी, और दीप जोशी वही व्यक्ति है भाई जिन्हें 2009 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला था, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला है दीप जोशी को 2009 में। प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट उत्तराखंड के पहले व्यक्ति जिन्हें 1982 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिल चुका है, राज्य के प्रथम व्यक्ति। और दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें 2009 में रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला, दीप जोशी को मिला था, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी यहां पर देखना भाई, सुरेंद्र सिंह पांगती, देखो सुरेंद्र सिंह पांगती ने एक संस्था का गठन किया था देहरादून में, दाद संस्था का गठन करने वाले कौन है देहरादून में, सुरेंद्र सिंह पांगती, ठीक है। बाकी माधव आशीष के बारे में ध्यान रखना भाई, इन्हें बोलते हैं अंग्रेज संत बोला जाता है इन्हें, अंग्रेज संत के नाम से। एक आश्रम है जागेश्वर में, मिर्तोला आश्रम जागेश्वर में ये, ठीक है, उसके व्यवस्थापक इन्हें माना जाता है। मिर्तोला आश्रम जो कि आपका जागेश्वर में है, उसके व्यवस्थापक किसे माना जाता है, माधव आशीष को। इनको अंग्रेज संत के नाम से भी जानते हैं भाई। इनका जो मूल नाम था, मूल नाम ध्यान रखना, इनका मूल नाम था भाई, ये एक अंग्रेज थे, ये बाहर से आए थे विदेश से, तो इनका मूल नाम था अलेक्जेंडर फिलिप, इनका मूल नाम था, ठीक है। बाद में इनका नाम देखो, ये पर्यावरणविद है, पर्यावरण के संबंधित ये हमारे राज्य में यहाँ पर लोगों को जागरूक करते हैं। और मिर्तोला आश्रम जो आपका जागेश्वर में है उसके भी व्यवस्थापक है ये, इसे अंग्रेज संत के नाम से जानते हैं, पर्यावरणविद है, ठीक है। और इनका मूल नाम अलेक्जेंडर फिलिप था, ठीक है। चलो बाकी गोविंद चातक, देखो इन्होंने 2 पत्रिका निकाली थी, अगारा पत्रिका और रहबार नामक पत्र, अगारा पत्रिका और रहबार नामक पत्र निकालने वाले गोविंद चातक है, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो गलत कथन देखो भाई, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, तो ये आपका हो जाएगा भाई 1995, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? सुरेश भाई, और इसकी स्थापना उत्तरकाशी में करते हैं आपका, ठीक है। उत्तरकाशी में हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान की स्थापना होती है 1995 में। दूसरा देखना कि हिमालय वन्य जीव संस्थान कल्याण सिंह राउत, ठीक है भाई, इन्होंने इसकी स्थापना 1974 में की थी, ठीक है। बाकी तीसरा देखना हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, ये आपका अनिल प्रकाश जोशी हो जाएंगे, अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है। ये भी तीसरा भी आपका सही है। और ये आपका हेस्को है, हेस्को बोलते हैं इसे, और इसकी स्थापना अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा 1979 में की गई थी इसकी स्थापना, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन। तो पहला भी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन भी सही है, सी भी सही है। बाकी आपका गलत छानना है भाई, गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी देखना हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, देखो इसके संस्थापक आपका चंडी प्रसाद भट्ट नहीं होंगे, ठीक है, द्वारिका प्रसाद सेमवाल हो जाएंगे आपके इसके संस्थापक, द्वारिका प्रसाद सेमवाल इसके संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। और ये संस्था आपको इससे बोलते हैं जाड़ी संस्था, जाड़ी संस्था बोलते हैं, हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान। 2000 ईस्वी में इस जाड़ी संस्था का गठन किया जाता है द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा। देखो द्वारिका प्रसाद सेमवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने हमारे राज्य में गणभोज दिवस मनाने की भी क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर राज्य सरकार को बोला था गणभोज दिवस बनाओ। 7 अक्टूबर से हमारे राज्य में गणभोज दिवस भी मनाया जाता है, किसके कहने पर? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने एक आंदोलन भी चलाया है, कल के लिए जल अभियान चलाने वाले भी कौन है हमारे राज्य में? तो एक अभियान चलाया इन्होंने, कल के लिए जल अभियान, द्वारिका प्रसाद सेमवाल। जाड़ी संस्था के संस्थापक है भाई, गणभोज दिवस इन्होंने शुरू किया था हमारे राज्य में, 7 अक्टूबर से मनाते हैं, ठीक है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका गलत है। चलो नेक्स्ट देखना 47। उत्तराखंड में जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से किसे जाना जाता है? देखो यहाँ पे ढंग से समझना, जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है आपका अनूप शाह को, ठीक है। यहाँ पर शिव प्रसाद डबराल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं इनको, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड पूछे तो आपका है शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। और जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया पूछे तो अनूप शाह हो जाएगा, ठीक है। बाकी आर के वर्मा, उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के जनक, उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के जनक, अगर आपसे पूछे सहकारिता आंदोलन के जनक, ठीक है, तो आर के वर्मा है उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के जनक, ठीक। बाकी इसका ध्यान रखना भाई, उत्तराखंड में लोक संगीत के भीष्म पितामह, लोक संगीत के पितामह, उत्तराखंड में लोक संगीत के पितामह, भीष्म पितामह या पितामह आप कह सकते हैं, पितामह, ठीक है। उत्तराखंड में लोक संगीत के पितामह किसे जाना जाता है? चंद्र सिंह राही को। ये गढ़वाली गायक है और इन्हें उत्तराखंड में लोक संगीत के पितामह के रूप में जाना जाता है। जबकि आपका आर के वर्मा को किसके नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में सहकारिता आंदोलन के जनक, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहते हैं? शिव प्रसाद डबराल। और जैव विविधता का इंसाइक्लोपीडिया अगर आपसे पूछे तो अनूप शाह को कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, कुमाऊं में सिनेमा क्षेत्र की शुरुआत कब से मानी जाती है? देखो कुमाऊं में पूछ रहा है, तो कुमाऊं में मानी जाती है 1987 में, क्योंकि कुमाऊं की पहली फिल्म आई थी 1987 में मेगा आ नाम से, ठीक है। यहां से कुमाऊं में सिनेमा की शुरुआत होती है। बाकी गढ़वाल में पूछे या उत्तराखंड में पूछे, सबसे पहली फिल्म जगवाल आती है 1983 में, ठीक है। 1985-86 में सबसे प्रसिद्ध फिल्म आती है घर ज्वाई नाम की फिल्म होती है, जो गढ़वाली फिल्म होती है, सबसे प्रसिद्ध फिल्म हमारे राज्य की अभी तक घर ज्वाई फिल्म है, जो कि 1985 में आती है। गढ़वाल में सबसे पहली फिल्म 1983 में, यानी कि गढ़वाल या उत्तराखंड में सिनेमा की शुरुआत 1983 में होती है, और कुमाऊं में लेट होती है, 1987 में मेगा फिल्म से होती है। चलो नेक्स्ट देखना 49। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखो हल्द्वानी हो जाएगा भाई बमोरी। देखो बमोरी दर्रा है या बमोरी नाम से किसको जानता है? हल्द्वानी को जाना जाता है, तो पहला सही है। किच्छा को जाना जाता है दरहू के नाम से, ठीक है, दरहू के नाम से जानते हैं किच्छा को। बड़कोट थाड़वाड़, देखो ये गलत हो जाएगा, बड़कोट आपका थाड़वाड़ के नाम से नहीं जानते। जसपुर को आपको शाह जाफर के नाम से जानते हैं भाई, शाह जाफर के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी एक दो ध्यान रखना, जैसे आपका
बाजपुर को किस नाम से जानते हैं? मुड़िया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक आपका खटीमा, खटीमा को ध्यान रखना, खटीमा को मकरपुर के नाम से जानते हैं, मकरपुर। ठीक है, और चक्राता, देखो चक्राता का ध्यान रखना भाई, चक्राता एक चक्रा के नाम से जानते हैं, एक चक्रा, एक चक्रा के नाम से। मकरपुर खटीमा को बोलते हैं, और अनोल, अनोल को कहा जाता है चक्करपुर, चक्करपुर के नाम से अनोल को जाना जाता है। वैसे बहुत सारे नाम है भाई, ठीक है, आपको सारे ध्यान रखने हैं जो जो भी है। चलो नेक्स्ट देखना 50 क्वेश्चन। उत्तराखंड में पुरातात्विक साक्ष्यों का जनक किसे कहा जाता है? देखो उत्तराखंड में सबसे पहले पुरातात्विक की खोज करने वाले हेनवुड है। ठीक है, उत्तराखंड में पुरातात्विक साक्ष्य के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1856 में सबसे पहले देवीधुरा सवादानों की खोज करते हैं हेनवुड। सबसे पहले देवीधुरा सवादानों की खोज करने वाले हेनवुड है, इसलिए इन्हें उत्तराखंड में पुरातात्विक साक्ष्यों के जनक भी कहा जाता है। बाकी शिव प्रसाद डबराल ने भाई मलारी गांव, मलारी सवादान, मलारी सवादानों की खोज करते हैं 1956 में। ठीक है, बाकी एमपी जोशी जिन्होंने लाखों गुफा की खोज की थी 1968 में। चलो नेक्स्ट देखना यूकेपीएससी, यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, जिसे यूकेपीएससी के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। तो ये आपका हो जाएगा भाई हरिद्वार में, जिसकी स्थापना 15 मई 2001 को होती है। ठीक है, देखो ज्यादातर आपके जो मुख्यालय होंगे वो ज्यादातर देहरादून में है, एकमात्र मुख्यालय आपको दिखेगा आपका हरिद्वार में, वो कौन सा है? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। बाकी इसके प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखना भाई एनपी नवानी, एनपी नवानी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी, और वर्तमान अध्यक्ष गोदियाल, गोदियाल टाइप से कोई, ठीक है, वर्तमान है वो। चलो नेक्स्ट देखना 52, गढ़ चाणक्य किसे कहा जाता है? गढ़ चाणक्य। ठीक है, तो गढ़ चाणक्य कहा जाता है, या गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं आपका पुरिया नेथानी को, गढ़वाल का चाणक्य। और हर्षदेव जोशी को कहते हैं कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य, कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं हर्षदेव जोशी को। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद को कहते हैं गढ़ केसरी, गढ़ केसरी के नाम से जानते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। जबकि अजय पाल को कहते हैं गढ़पाल, गढ़पाल, गढ़पाल या गढ़पति, गढ़पति भी कहते हैं इन्हें, गढ़पति। गढ़ों को 52 गढ़ों को जीतने वाला अजय पाल, इनको गढ़पति के नाम से भी जानते हैं। चलो नेक्स्ट देखना 53, देखो आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र कहां पर स्थित है? तो आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र, तो ये हो जाएगा भाई आपका तुंगनाथ में। ठीक है, तुंगनाथ में हो जाएगा आदित्य नारायण पुरोहित शोध केंद्र। ठीक है, आदित्य नारायण, देखो आदित्य नारायण के नाम से खोला गया है। आदित्य नारायण पुरोहित भाई हमारे राज्य में वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है ये, वनस्पति वैज्ञानिक, वैज्ञानिक है ये। ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक है। इन्हें पद्मश्री भी मिला है, शायद 97 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक भी है ब्लेसिंग गढ़वाल, ब्लेसिंग ऑफ गढ़वाल के नाम से शायद इनकी एक पुस्तक है। आदित्य नारायण पुरोहित, इन्हीं के नाम पर एक शोध केंद्र खोला गया है, कहाँ पर? तुंगनाथ में खोला गया है। ठीक है, बाकी एक ध्यान रखना भाई भराड़ी सैन पड़ता है आपका चमोली में। ठीक है, भराड़ी सैन आपका चमोली में पड़ता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान। अगर ये आपसे पूछे भाई ये कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका भराड़ीसैंण यानी कि चमोली में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको भी। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय अगर आपसे पूछे, देखो अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए इंपोर्टेंट बनता है, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसका मुख्यालय आपका भराड़ीसैंण चमोली में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना 54, खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 की घटना किस जनपद में घटित होती है? ठीक है, तो ये आपका खटीमा कांड होता है भाई 1 सितंबर 1994 को, और ये आपका उधम सिंह नगर में होता है। इसके बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी शहीद होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका फिर मुजफ्फरनगर कांड होता है 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर कांड होता है, जिसे रामपुर तिहार कांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कांड भी होता है 2 अक्टूबर को। श्रीयंत्र टापू कांड भी होता है, श्रीयंत्र टापू कांड, इसको भी ध्यान रखना भाई, श्रीयंत्र टापू कांड ये आपका होता है 10 नवंबर 1995 को होता है श्रीनगर में। 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू कांड होता है श्रीनगर में। ठीक है, बाटा कांड होता है, बाटा कांड
बाटा कांड भी होता है। तो ये सारे के सारे जो आंदोलन होते हैं इस समय 1994-95 के आसपास, ये राज्य को बनाने के लिए होते हैं कि उत्तराखंड राज्य कैसे बने। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने भाई यहाँ पर शहादत दी है, तब जाके हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। और हम आजकल क्या कहते हैं कि भाई जैसे आजकल सरकार करती है तो उनको ऐसा लगता है कि पता ही नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर उन शहीद हुए हैं। देखो मसूरी कांड में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, महिलाएं यहाँ तक शहीद हुई है। ठीक है, उसके अलावा सितंबर जो 1 सितंबर को कांड होता है खटीमा कांड, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। ठीक है, श्री यंत्र टापू कांड में यशोधर बैजवाल, राजेश रावत नाम के 2 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कांड होते हैं भाई उत्तराखंड में, तब जाके हमारा उत्तराखंड बना है। चलो नेक्स्ट देखना 55, पौरव वंश से संबंधित गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और किससे यहाँ पर पौरव संबंधित, वो भी कैसे, प्रमुख अधिकारी। पौरव वंश से संबंधित जो अधिकारी थे उनका यहाँ पर गलत कथन छाड़ना आपको। देखो पौरव वंश में एक सुपकार पति नामक अधिकारी था। सुपकार नामक पति अधिकारी ये भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला होता था। ठीक है भाई, सुपकार पति पौरव वंश में क्या था, भोजनालय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। कायस्थ क्या था पौरव वंश में, कायस्थ भूमि मापन अधिकारी होता था, भूमि की नाप छाप करने वाला अधिकारी कायस्थ बोलते थे उसे पौरव वंश में। ठीक है, जिसे वर्तमान में हम जैसे पटवारी बोलते हैं, लेकिन पौरव वंश में क्या बोलते थे, कायस्थ बोलते थे। पौरव वंश में कटुक क्या था, कटुक एक प्रकार का गुप्तचर होता था पौरव वंश में। ये भी आपका सही हो जाएगा। गलत आपका हो जाएगा भाई प्रतिहार। देखो प्रतिहार पौरव वंश में, प्रतिहार नामक जो अधिकारी होता था ये राजा व राज परिवार की सुरक्षा करने वाला, राजा व राज परिवार की सुरक्षा करने वाला पौरव वंश में उसे बोलते थे प्रतिहार। ठीक है, और जो आपकी राजधानी की सुरक्षा करता था, राजधानी, पौरव वंश में राजधानी की सुरक्षा करने वाला अधिकारी उसे बोलते थे कोटाधिकृत नामक अधिकारी के द्वारा राजमहल की सुरक्षा करते थे, या राजधानी या राजमहल की सुरक्षा करने वाला कोटाधिकृत होता था। ठीक है, बाकी गांव से टैक्स लेने वाले पौरव वंश में, गांव से टैक्स लेने वाले एक तो होता था करिक होता था, और दूसरा आपका कुलचारिक नामक अधिकारी, ये गांव से टैक्स लेते थे। ठीक है, सिर्फ गांव से टैक्स लेने वाले करिक और कुलचारिक नामक अधिकारी। वैसे टैक्स लेने वाला अधिकारी तो भागिक होता था भाई, भागिक और भोगिक नामक ये 2 अधिकारी पौरव वंश में टैक्स लेते थे। जबकि गांव से टैक्स लेने वाले कौन होते थे, कुरिक और कुलचारिक। 3 प्रकार के टैक्स मिलते हैं हमें पौरव वंश में। ठीक है, भाग कर, भोग कर और बलि कर। भाग कर भूमि कर, भोग कर आपका व्यापार कर या नगद कर, और बलि कर आपका धार्मिक कर हुआ करता था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चीजें। चलो नेक्स्ट देखना 56, मार्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कोइंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएंगे भाई MP जोशी के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, जिन्होंने लाखों उडियार गुफा की भी खोज की थी। बाकी यशोधर मटपाल होगा, ये मटपाल, इन्होंने कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक लिखी है। कुमाऊं की चित्रकला नामक पुस्तक यशोधर मटपाल ने की है। यशोधर मटपाल के द्वारा लिखी गई है कुमाऊं की चित्रकला। यशोधर मटपाल वो व्यक्ति है जिन्होंने फड़कानौली और पेटशाला गुफा की भी खोज की थी। ठीक है, एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स। तो हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स नामक पुस्तक अगर आपसे पूछे, एटकिंसन के द्वारा। बाकी शिव प्रसाद डबराल के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, जैसे मैंने आपको अभी बताई थी कि श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन हो गई इनकी। ठीक है, इनकी आपका एक होगी उत्तराखंड का इतिहास हो गई आपका एक। ठीक है, दूसरी आपका इनकी गोरा बादल हो गई। गोरा बादल के अलावा इनकी मेघदूत, गढ़वाली मेघदूत हो गई। ठीक है, और इन्होंने उत्तराखंड के मुद्रा एवं अभिलेख नामक पुस्तक भी लिखी है। तो बहुत सारी पुस्तकें छापी आपकी शिव प्रसाद डबराल ने। चलो नेक्स्ट देखना 57, तालेश्वर अभिलेख पौरव वंश के किस शासक का है। देखो तालेश्वर अभिलेख हमें पौरव वंश की जानकारी देता है। तो इसमें हमें 5 राजाओं के नाम मिलते हैं भाई, 5 राजा। ठीक है, तो 5 राजाओं में पहला राजा होता है विष्णुवर्मन, दूसरे राजा का नाम आपका वृषवर्मन है, वृषवर्मन। ठीक है, दूसरा राजा का नाम मिलता है वृषवर्मन, तीसरे राजा का नाम मिलता है अग्निवर्मन, चौथे राजा का नाम मिलता है द्युतिवर्मन, और 5वें राजा का नाम मिलता है विष्णुवर्मन द्वितीय। तो इन 5 राजाओं के नाम हमें तालेश्वर अभिलेख में मिलते हैं, जो कि पौरव वंश की जानकारी देते हैं। लेकिन ये अभिलेख है किस राजा का, 5 राजा तो है, लेकिन इन 5 में से किस राजा का हो जाएगा ये अभिलेख, ये आपका द्युतिवर्मन का है, राजा द्युतिवर्मन का आपका तालेश्वर अभिलेख है। चलो नेक्स्ट देखना 58, राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने हेतु साहसिक खेल अकादमी। देखो साहसिक खेल अकादमी की स्थापना कहां पर की गई है, तो ये स्थापना की गई है आपकी टिहरी में। ठीक है, 2014 में
2014 में साहसिक खेल अकादमी की स्थापना टिहरी में की जाती है। और अगर आपसे पूछे राज्य में खेल अकादमी की स्थापना, खेल अकादमी, तो राज्य में खेल अकादमी बनती है भाई देहरादून में, और देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना 2001 में की जाती है, जबकि साहसिक खेल अकादमी टिहरी में 2014 में। ठीक है, खेल, राज्य खेल हमारा फुटबॉल है। राज्य खेल फुटबॉल घोषित कब किया गया? फुटबॉल, तो ध्यान रखना 11 अगस्त 2011 को हमारा राज्य खेल बनता है फुटबॉल। ठीक है, खेल से संबंधित ध्यान रखना भाई, हमारे यहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। एक आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो कि 2016 में बनता है, आपका देहरादून में है, और दूसरा स्टेडियम आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो क्रिकेट स्टेडियम है इंदिरा गांधी के नाम से, वो आपका हल्द्वानी में हो जाएगा। बाकी आपका खेल नीति भी आई थी भाई, पहली खेल नीति, राज्य की पहली खेल नीति अगर पूछे आपसे तो 2006 में आई थी। ठीक है, और नई खेल नीति आई थी आपकी, खेल नीति 2021 में। देखो, नई खेल नीति 2021 में आई थी भाई। इस खेल नीति में बहुत सारे चेंज किए गए। आपको जो नई खेल नीति आई थी, इसमें क्या चेंज किए गए थे कि अगर राज्य से अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेल में भाग लेता है तो उन्हें 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखो भाई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर हमारे राज्य से कोई व्यक्ति ओलंपिक खेल में भाग लेता है, सिर्फ भाग लेता है, तो उसे 50-50 लाख दिए जाएंगे। और अगर ओलंपिक खेल में हमारे राज्य का कोई व्यक्ति स्वर्ण मेडल लाएगा, यानी कि स्वर्ण मेडल लाएगा, ठीक है, तो उसे 2 करोड़ दिए जाएंगे। रजत पदक लाएगा तो उसे 1.5 करोड़ दिए जाएंगे, और अगर कोई कांस्य पदक लाएगा तो उसे 1 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज किए गए। और अगर भाग लेता है तो उसे 50 लाख तो वैसे भी मिलेंगे। अब पदक जीत के लाया भाई, स्वर्ण पदक लाया तो उसे 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक है, अगर रजत पदक लाया, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, ओलंपिक से अगर लाया, ठीक है, ऐसे नहीं राष्ट्रीय खेल या अंतर्राष्ट्रीय खेल से नहीं। ठीक है, ओलंपिक से अगर रजत पदक, स्वर्ण पदक, तो इनको 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 करोड़, 1.5 करोड़ और 1 करोड़ दिया जाएगा। बाकी भाग लेने पर इस नई नीति के तहत 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तभी तो अभी 2024 में ओलंपिक खेल हुए, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में होते हैं। तो हमारे राज्य से 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। मेडल तो किसी ने नहीं लाया भाई, लेकिन भाग तो लिए 4 खिलाड़ी में। लक्ष्य सेन था, ठीक है, सूरज पवार था, परमजीत सिंह था और अंकिता ध्यानी, ये 4 लोग गए थे हमारे राज्य से। ठीक है, वैसे पूरे भारत से तो बहुत लोग गए थे ओलंपिक खेल, पेरिस ओलंपिक 2024 में, लेकिन हमारे राज्य से पूछे तो 4 लोग 2024 में भाग लिए थे। लक्ष्य सेन, ठीक है, परमजीत सिंह और आपका सूरज पवार, और चौथा आपका अंकिता ध्यानी के बारे में ध्यान रखना, पौड़ी जिले से है भाई। ठीक है, तो इन्होंने भाग लिया, लेकिन इन्होंने पदक तो जीता नहीं, लेकिन भाग लिया इन्होंने, तो इन्हें 50-50 लाख भी दिए गए इस नीति के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई ये चीजें। चलो नेक्स्ट देखना 59, पहाड़ की पुकार नामक पुस्तक किसकी है भाई? देखो, पहाड़ की पुकार नामक पुस्तक ये हो जाएगी आपकी चंद्रप्रभा ऐतवाल की। ठीक है, ये आपकी चंद्रप्रभा ऐतवाल, आपको पता है भाई, इन्होंने 1981 में, पर्वतारोहण है ये, 1981 में प्रथम महिला जिन्होंने नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई की थी। नंदा देवी जो पर्वत है हमारे राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत, 7,817 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो इस पर चढ़ने वाली राज्य की प्रथम महिला चंद्रप्रभा ऐतवाल और बसंती बिष्ट, ये दोनों हो जाएंगी। ठीक है, इन दोनों ने इस पर्वत की चढ़ाई 1981 में की थी। तो प्रथम महिला जो इस पर्वत पर चढ़े तो कौन थी? चंद्रप्रभा ऐतवाल और बसंती बिष्ट। बाकी चंद्रप्रभा ऐतवाल के बारे में ध्यान रखना भाई, इन्हें 1981 में सबसे पहले मिलता है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड इन्हें 1981 में मिला। 1990 में इन्हें पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। ठीक है, और इन्हें ये वही है जिन्होंने दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का, दर्शाने का काम भी करने वाली कौन है? चंद्रप्रभा ऐतवाल। हिमालयन गोट के नाम से इन्हें जाना जाता है, हिमालयन बकरी या हिमालयन गोट के नाम से चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है। और इनकी आपकी ये पुस्तक है भाई, पहाड़ की पुकार। बाकी हुकुम सिंह रावत, ये भी आपका पर्वतारोहण है। इन्होंने 1991 में कंचनजंगा जो पर्वत है हमारे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जो कि आपका सिक्किम में है। ठीक है, इसकी चढ़ाई की थी किसने? हुकुम सिंह रावत ने। और इन्होंने ही जब इस पर्वत की चढ़ाई की थी तो एक पुस्तक भी लिखी है, कंचनजंगा नामक पुस्तक किसकी है? हुकुम सिंह रावत की। ठीक है, बाकी हर्षवंती बिष्ट, इनका जन्म भाई पौड़ी में हुआ था, पौड़ी की है ये हर्षवंती बिष्ट। और ये हमारे राज्य की पहली महिला है जो नंदा देवी पर्वत पर चढ़ी थी, 1981 में चंद्रप्रभा ऐतवाल के साथ चढ़ी थी। ठीक है, बाकी ध्यान रखना, हर्षवंती बिष्ट पौड़ी में इनका जन्म हुआ था भाई। इनको भी आपका 1981 में अर्जुन पुरस्कार मिला है इनको भी। ठीक है, हर्षवंती बिष्ट को। निवेदिता कार्की, देखो ये है हमारे राज्य की बॉक्सिंग खिलाड़ी। ठीक है, मुक्केबाज खिलाड़ी
निवेदिता कार्की। और इन्हीं को, निवेदिता कार्की को आपका 2023 में तिल्लू रौतेली पुरस्कार भी मिल चुका है। किस खेल से ये? तो ये आपका बॉक्सिंग से, यानी कि मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से निवेदिता कार्की के अलावा और भी है, प्रियंका चौधरी ध्यान रखना, ठीक है, निकिता चंद ध्यान रखना, निकिता चंद, प्रियंका चौधरी और नेहा कंजवाल नाम से, नेहा कंजवाल नाम से। तो ये 3-4 महिला हैं जो हमारे राज्य की थोड़ा प्रसिद्ध है, जो बॉक्सिंग से संबंधित है भाई। इनका क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा था, निवेदिता कार्की का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना 60 क्वेश्चन। देश का पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो देश का है भाई पहला, और कैसा मेडिकल कॉलेज है? राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो ये हमारे राज्य के देहरादून में खोला जाएगा, ठीक है, देहरादून। चलो नेक्स्ट ना 62। राज्य में किस जनपद में टर्सरी प्रकार की मृदा पाई जाती है? देखो टर्सरी प्रकार की मृदा हमारे राज्य में पाई जाएगी शिवालिक घाटी, शिवालिक जोन में दून घाटी, शिवालिक या दून घाटी में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? टर्सरी प्रकार की, ठीक है। बाकी नैनीताल के भीमताल में आपकी, एक तो आपकी नैनीताल के भीमताल में आपकी ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाएगी, ठीक है, नैनीताल के भीमताल में क्वार्टर्स मृदा। और एक आपके क्वार्टर ध्यान रखना, क्वार्टर्स मृदा आपकी नैनीताल के भीमताल में, ज्वालामुखी और क्वार्टर्स मृदा आपकी भीमताल में पाई जाती है। बाकी भाई ध्यान रखना, तराई क्षेत्र में आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होती है जलोढ़। और जलोढ़ भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक नई जलोढ़, ध्यान रखना भाई एग्जाम में पूछते हैं यहाँ से, नई जलोढ़ किसे कहते हैं? नई जलोढ़ को कहते हैं खादर नाम से जानते हैं नई जलोढ़ को। और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं आपकी बांगर के नाम से। तो बांगर और खादर के बारे में पूछते हैं। बांगर और खादर क्या है? मिट्टी के प्रकार है, जलोढ़ मिट्टी के, एक आपकी पुरानी जलोढ़ हो गई बांगर, और नई जलोढ़ आपकी क्या होगी? खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना यहाँ पर 63। राज्य में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मैदानी कृषि के अंतर्गत आता है? देखो राज्य में जितना भी कुल कृषि का क्षेत्रफल है टोटल 100% है, उसमें से मैदानी भाग कितना है कृषि का? तो मैदानी भाग हो जाएगा भाई 44%, और बाकी बचा हुआ भाग आपका क्या हो जाएगा फिर? पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। चलो यहाँ पर देखना भाई रामायण उत्सव 64। रामायण उत्सव में पात्र मुखौटे के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, देखो रामायण उत्सव, देखो इसके बारे में ध्यान रखना भाई। रामायण उत्सव के बारे में, रामायण जो उत्सव है ये चमोली में होता है। चमोली के सलोड़ डुंगरा का रामायण बहुत फेमस है, ठीक है, सलोड़ डुंगरा का रामायण बहुत फेमस है। और ये रामायण उत्सव है एकमात्र उत्सव हमारे राज्य में जिसे विश्व धरोहर में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया था, ठीक है, विश्व धरोहर में। रामायण उत्सव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये अपने मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है भाई। मुखौटा नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यहाँ पर मुखौटे क्या पूछे? यहाँ पर मुखौटे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ध्यान रखना 2 प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है धौपत्तर मुखौटा, और दूसरा होता है खलवारी नाम का खलवारी मुखौटा। एक होता है आपका धौपत्तर मुखौटा और एक होता है आपका खलवारी मुखौटा। धौपत्तर मुखौटा होता है देव मुखौटा, देवताओं से संबंधित। देव मुखौटा को क्या बोलते हैं? धौपत्तर, ठीक है, देव मुखौटा। और खलवारी मुखौटा आपका मनोरंजन मुखौटा होता है, मनोरंजन मुखौटा। तो ध्यान रखना 2 प्रकार के मुखौटा आपको पाए जाएंगे रामायण उत्सव में, ठीक है। रामायण उत्सव मुखौटा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, धौपत्तर मुखौटा और खलवारी मुखौटा। धौपत्तर मुखौटा कैसा मुखौटा होता है? देव मुखौटा, भगवानों से संबंधित, ठीक है। और खलवारी मुखौटा कैसा होता है? मनोरंजन मुखौटा होता है। बाकी भूमियाल देवता के लिए प्रसिद्ध है भाई, ये भूमियाल देवता के लिए प्रसिद्ध है आपका रामायण उत्सव, ठीक है। और रामायण उत्सव को लोगों के सामने लाया था कुशाल सिंह भंडारी ने। कुशल सिंह भंडारी या कुशाल सिंह भंडारी ऐसे नाम होगा। कुशल सिंह भंडारी एक व्यक्ति थे, उन्होंने रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्ध करा या फिर लोगों के सामने रखा, ठीक है। इसमें बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं भाई, रामायण उत्सव में बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। मयूर नृत्य होता है, नरसिंह नृत्य होता है, ठीक है, राम लक्ष्मण नृत्य होता है, भूमियाल नृत्य होता है, बण बणिया नृत्य होता है, ठीक है। आपका ऐसे बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं रामायण उत्सव में, तो ध्यान रखना। बाकी रामायण उत्सव ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाए जाते हैं, संवाद विहीन नृत्य बोला जाता है इसे, ठीक है। इसमें सिर्फ ताल ढोल वाद्य यंत्र के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, संवाद नहीं होता है, इसमें गीत नहीं गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखना 65। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेल है? ठीक है, सही छाना भाई आपको। देखो यहाँ पर क्या दिया है? प्रेरणा दिवस गोविंद बल्लभ पंत। देखो प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को जन्म होता है आपका किसका? 12 अगस्त को जन्म होता है आपका नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म होता है, ठीक है, 12 अगस्त को। तो पहला तो आपका गलत हो गया भाई, क्योंकि प्रेरणा दिवस गोविंद बल्लभ पंत के दिवस पर तो मनाते नहीं है। किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? नरेंद्र सिंह नेगी के।
ठीक है। गौरव दिवस, ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखो गौरव दिवस होते हैं 10 सितंबर को गौरव दिवस मनाया जाता है हमारे राज्य में। उत्तराखंड गौरव दिवस किसके जन्म दिवस पर? गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस पर गौरव दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे राज्य में प्रेरणा दिवस मनाते हैं नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर 12 अगस्त को, जबकि हमारे राज्य में उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को गोविंद वल्लभ पंत के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यानी कि इसका आंसर दोनों ही गलत हो जाएंगे भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 66। पीटर वेरन ने किससे नैनीताल को बंदूक की नोक से छीना था? तो पीटर वेरन वो व्यक्ति है जिन्होंने भाई नैनीताल की खोज की थी 1841 में। पिलिग्रिम नाम से ये किताबें लिखते थे, पिलिग्रिम नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और पिलिग्रिम के नाम से ये अपने पुस्तकें लिखते थे। तो इन्होंने नैनीताल की खोज 1841 में की थी। और इन्होंने किससे इसको छीना था भाई? ऐसे भी दिखा है कि बंदूक की नोक से छीना था, नैनीताल को बंदूक की नोक से छीना था। तो वो व्यक्ति थे नरसिंह बोरा, ठीक है, ध्यान रखना। 67 क्वेश्चन देखना, राज्य में कहां पर सर्वप्रथम पाइरेथम के फूलों की खेती की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई रानीखेत, ठीक है, रानीखेत में इसकी शुरुआत की गई थी। चलो 68 क्वेश्चन देखना, राज्य में ऊंचाई के क्रम में बढ़ते हुए बढ़ते हुए वन के क्रमशः, देखो ऊंचाई बढ़ते हुए क्रम में सबसे नीचे क्या होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा? देखो यहाँ पर सागौन तो होगा नहीं, सबसे नीचे साल होगा, साल के बाद देवदार तो आएगा नहीं, साल के बाद, ठीक है, साल तो सबसे नीचे होता है, भोजपत्र सबसे ऊंचाई साल। यहाँ पर ये क्या हो गया है, यहाँ पर ये ऑप्शन इधर उधर हो गए। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे नीचे होता है साल, ठीक है, साल के नीचे अगर हम जाएं ऊपर जाए तो सागौन, सागौन, ठीक है, सागौन से ऊपर चीड़, ठीक है, चीड़ के बाद देवदार और देवदार के ऊपर सबसे ऊपर भोजपत्र आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। उससे थोड़ा नीचे आएंगे देवदार के पेड़, उसके नीचे थोड़ा चीड़ के पेड़, फिर सागौन, साल आपका तराई क्षेत्र शिवालिक जोन में आपको साल के पेड़ दिखे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आपका सीधे ध्यान रखना साल, ठीक है, फिर आपका हो जाता सागौन, सागौन, ठीक है, फिर आपका हो जाता चीड़ के बाद देवदार के बाद भोजपत्र हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देख लेना आप लोग, ऑप्शन ए। चलो 69 क्वेश्चन देखना, मूल रूप से देहरादून निवासी चंद्रमुखी ममगाई क्यों प्रसिद्ध है? देखो एक महिला है चंद्रमुखी ममगाई और ये देहरादून से हैं। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये देश की प्रथम स्नातक महिला है भाई, ठीक है। तो देश की प्रथम स्नातक महिला पूछे तो कौन है? देहरादून की चंद्रमुखी ममगाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो भाई आज का, उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट पर्वत का प्रथम आरोहण कब हुआ था? देखो कामेट पर्वत हमारे राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका आरोहण 1931 में होता है, ठीक है। आरोहण करने वाले फ्रैंक स्माइथ होते हैं, स्माइथ, ओल्सवर्थ नामक व्यक्ति होते हैं, ये भी इनके साथ होते हैं भाई, ठीक है। एक तीसरे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या करते हैं, ये कामेट पर्वत की चढ़ाई करने जाते हैं 1931, चढ़ जाते हैं पर्वत पर, लेकिन जब वापस आते हैं तो ये रास्ता भटक जाते हैं। कौन? फ्रैंक स्माइथ और इनके साथ दो और होते हैं, एक ओल्सवर्थ होता है, एक दूसरे व्यक्ति होते हैं। तो ये रास्ता भटक जाते हैं, जब वापस आ रहे थे रास्ता भटक जाते हैं तो ये पहुंच जाते हैं फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी भी खोज करने वाले कौन है? फ्रैंक स्माइथ है। अगर हमारे राज्य में पर्वतों की चढ़ाई करने का देखें या कि पर्वतारोहण देखें, सबसे पहले हमारे राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत होती है 1905 में, ठीक है। 1905 में एक व्यक्ति होते हैं टीजी लॉन्गस्टॉप नाम के एक व्यक्ति होते हैं अंग्रेज, टीजी लॉन्गस्टॉप 1905 में क्या करते हैं, नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करते हैं, लेकिन ये क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, पूरा नहीं चढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले पर्वतारोहण की शुरुआत हमारे राज्य में या नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? टीजी लॉन्गस्टॉप, लेकिन ये 1905 में चढ़ते हैं, असफल हो जाते हैं। इसके बाद 1936 में, इसके बीच में भी बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं, लेकिन नंदा देवी की सबसे पहले सफल जिस पर पूरी तरह चढ़ गए थे वो व्यक्ति कौन थे? 1936 में होती है नंदा देवी पर्वत की चढ़ाई करने वाले जो सफल रहते हैं, एक होते हैं विल टिलमैन नाम के व्यक्ति, विल टिलमैन, और दूसरे होते हैं इनके साथ नियोल ओडल, अंग्रेज होते हैं भाई, नियोल ओडल नाम के व्यक्ति, और विल टिलमैन और नियोल ओडल, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1936 में सबसे पहले नंदा देवी की चढ़ाई की, यानी कि सफल रही है चढ़ाई करने में। वैसे नंदा देवी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है भाई? लॉन्गस्टॉप है, टीजी लॉन्गस्टॉप, लेकिन ये
असफल रहते हैं, पूरी नहीं चढ़ पाते, कुछ आधे भाग तक जाते हैं ये, ठीक है। और अगर पूछे कि सबसे पहले पूरी तरह चढ़ाई करने वाले कौन है, विल टिलमैन और नियोल ओडर, ये दो व्यक्ति हैं 1936 में नंदा देवी का आरोहण करते हैं। और महिलाएं अगर पूछे कि नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिलाएं, तो चंद्रप्रभा ऐतवाल मैंने आपको बताया है, और उनके साथ हर्षवंती बिष्ट थी भाई, ठीक है। तो 1936 में नंदा देवी की चढ़ाई होती है, 1905 में सबसे पहले चढ़ाई होती है नंदा देवी पर्वत की, ठीक है। चलो, तो ये थे भाई आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। इसके बाद आपका जीएस आएगा, तो जीएस क्वेश्चन देखना, जीएस के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रांस हिमालय की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई से सही मिलान कीजिए। तो जो भाई ट्रांस हिमालय की चोटियां, जैसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी चोटियां आती है, जैसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत आते हैं वो कौन सा होता है, यानी कि ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार का जो क्षेत्र है। तो उसमें अगर हम बात करें तो एक आता आपका काराकोरम पर्वत, काराकोरम है ना, काराकोरम पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दूसरी बात, काराकोरम के बाद की अगर हम बात करें तो लद्दाख की श्रेणियां भी इसका हिस्सा है ना, लद्दाख पर्वत भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। लद्दाख पर्वत के बाद अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो जास्कर है ना, जास्कर पर्वत भी क्या है आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और जास्कर के बाद अगर आप देखोगे तो कैलाश पर्वत भी क्या है आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं सबके सब, है ना। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो गार्डविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और गार्डविन ऑस्टिन की जो हाइट है, गार्डविन ऑस्टिन मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, K2 भी बोलते हैं, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। 8611 मीटर इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। राकापोसी पर्वत की बात करें तो राकापोसी जो है ये लद्दाख श्रेणी है जो है ना, ये लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी हाइट है 7788 मीटर है ना, 7788 मीटर है राकापोसी की, जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कैलाश की चोटी है, कैलाश जो पर्वत है, कैलाश की सबसे ऊंची चोटी कैलाश चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6114 मीटर है ना। और इसके बाद नंगा पर्वत की बात करें तो जो जास्कर श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भी आता है और इसका कुछ भाग जो है महान हिमालय के अंतर्गत भी आता है ना, तो कंफ्यूज में होना। तो इसका नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका हो जाएगा 8126 मीटर। तो कुल मिलाकर आपका जो आंसर हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा कहां होती है। तो भारत में जो सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है भाई वो लद्दाख में होती है। लद्दाख में जो है आप 10 mm बोल सकते हो, 10 mm, या फिर इसी को बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये सबसे कम वर्षा है भारत में। अगर आप मासिन ग्राम की बात करोगे तो मासिन ग्राम में लगभग जो है 11887 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है केवल। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिन ग्राम, है ना, मेघालय का जो है मासिन ग्राम है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है 50 सेंटीमीटर, सॉरी, राजस्थान में जो 50 mm के आसपास क्या होती है, वर्षा होती है ना। 50 mm का मतलब हो गया आपका 500 सेंटीमीटर के आसपास जो वर्षा होती है राजस्थान में भी काफी कम होती है, लेकिन राजस्थान से भी कम कहां होती है, आपकी लद्दाख में होती है। तो लद्दाख इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाले 4 राजवंशों का सही क्रम बताइए। देखो भाई, विजयनगर पर शासन करने वाले जो 4 राजवंश थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कब से कब तक जो है शासन किया। आप लोगों को पता होगा कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे, और ये जो हरिहर और बुक्का थे ये संगम वंश के जो है संगम वंश से संबंधित थे। तो सबसे पहले क्या आता है आपका, संगम वंश आता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, संगम वंश आता है। इसके बाद सालू वंश आता है। जो ये संगम वंश था, अगर मैं इसका पूरा वो बताऊं तो आपका 1336 से लेकर, और ये था आपका 1485 तक, 1485 तक लगभग इनका क्या था, शासन रहा, ठीक है ना। संगम वंश के बाद क्या आता है आपका, सालूब वंश आता है। क्या आता है, सालू वंश। जो सालू वंश था, इनका जो समय था, ये कब से कब तक इसने सालू वंश ने शासन किया, तो 1485 से लेकर और 1505 तक सालू वंश ने जो है, संगम वंश के सालू वंश ने शासन किया। इसके बाद आता है तुलु वंश। क्या आता है, तुलुव वंश। जो ये तुलुव वंश था, इसका जो शासन काल था वो था 1505 से और 1570, 1505 से 1570 तक तुलुव वंश ने शासन किया। और इसके बाद आता लास्ट में आपका अरबिंदो वंश। क्या था, अरबिंदो वंश। जो अरबिंदो वंश था, इसने 1570 से लेकर
और 1646 तक शासन किया। और ये इस वंश का क्या था, अंतिम राजवंश था। किसका? तुलु वंश, इसका क्या कहता है आपका विजयनगर साम्राज्य का, है ना। तो विजयनगर राज्य की जो प्राचीन राजधानी थी, ये भी ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? हम्पी। ये कर्नाटक के आसपास वाला जो क्षेत्र था वही विजयनगर साम्राज्य था, है ना। इनकी प्राचीन राजधानी पूछ लेता तो प्राचीन राजधानी हम्पी था। तो क्या आ जाएगा आपका, पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अरविंद, मैंने यहाँ पे क्रम से बता दिया। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो इनमें से सही विकल्प का चयन करना है आपने। गणराज्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। देखो गणराज्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष का मतलब हुआ राष्ट्रपति, है ना। गणराज्य भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको निर्वाचित किया जाता है ना, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, लेकिन गणराज्य भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, वो निर्वाचित होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, लोकतांत्रिक भारतीय शासन व्यवस्था जनता द्वारा निर्वाचित होगी। जो भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो जनता द्वारा क्या किया जाता है? निर्वाचित की जाती है। यानी कि जैसे विधायक है, सांसद, ये सब जो है क्या है? जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तीसरा, पंथ निरपेक्ष भारत में राजधर्म होगा। देखो पंच निरपेक्ष भारत में राजधर्म नहीं होगा, क्योंकि सभी धर्म जो है एक समान होंगे। तो यहाँ पे गलत बोल रहा है। हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की शक्ति जनता में निहित है। जो हम भारत के लोग, ये थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ये होना चाहिए था, भारतीय संविधान की शक्ति जनता में निहित है। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही, मतलब सी इसका सही है, और बाकी जो है आपका जो तीसरा है वो गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी तुलना 1215 के मैग्ना कार्टा से की जाती है? देखो 1215 का जो मैग्ना कार्टा था, ध्यान देना, 1215 का मैग्ना कार्टा क्या था कि इस पर जो है जो हस्ताक्षर किए थे वो ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने किए थे। भाई किंग जॉन ने जो इस पर हस्ताक्षर किए थे। और जो ये 1215 ईस्वी के जो मैग्ना कार्टा था, ये मतलब क्या था कि इससे पहले जो जनता का शोषण किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा, या फिर हमारे ऊपर शासन करने वाले शक्तियों के द्वारा हमारे ऊपर क्या किया जाता था, या जनता के ऊपर क्या किया जाता था? जनता के ऊपर अत्याचार किए जाते थे, शोषण किया जाता था, और जनता अपने हिसाब से नहीं जी सकती थी, है ना। जनता को राजा के हिसाब से ही चलना पड़ता था, या फिर शासन प्रशासन जो भी हमें निर्देश देते थे उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता था, उससे हिसाब से हमें अपनी खेती बाड़ी करनी पड़ती थी, उससे हिसाब से ही हमें जो अपने काम करने पड़ते थे। लेकिन राजा जॉन ने जो है क्या किया था, किंग जॉन ने क्या कहते हैं 1215 ईस्वी में एक एक्ट जारी किया जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उस पर हस्ताक्षर किया और उसमें लोगों को जीने के जैसे मूल अधिकार टाइप के होते हैं उस टाइप के जो है शक्तियां दी, मतलब लोगों को एक आजादी मिली, मतलब उससे, है ना। तो इसकी तुलना की जाती है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, जो हमारा क्या है? मूल अधिकार, है ना। क्या है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है, यह मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? भाग 3 में है, और अनुच्छेद आएगा आपका 1212 से लेकर और 35 तक। तो इसको ही क्या है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी तुलना जो है क्या की जाती है? मैग्ना कार्टा से की जाती है। दूसरा, महारानी विक्टोरिया का 1858 का घोषणा पत्र। महारानी विक्टोरिया का जो 1858 का घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया कि जो भारत के लोग हैं उनके मतलब जो सभी धर्म है और उन धर्मों की सभी मान्यताएं, उन मान्यताओं को क्या है? सम्मान किया जाएगा। जो राजा महाराजा लोग होंगे, राजा महाराजाओं के जो पद होंगे उनका भी सम्मान किया जाएगा, और अंग्रेज सरकार जब विस्तार नहीं करेगी, 1857 की क्रांति हुई थी 1858 से पहले, तो उसका इस पर जरा बड़ा प्रभाव रहा। भारतीय शिक्षा के लिए जो नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, सिविल सेवा में जो है भारतीयों को जो समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारी की सारी महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी। तो इसको भी भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र 1858 का जो महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र है, इसको भी भारतीय संविधान, भारत के लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसको भी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोनों की ही तुलना की जाती है किससे? 1215 के मैग्ना कार्टा से। तो दोनों ही हो जाएंगे, तो ए और बी दोनों सही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल होंगे जो क्या है आपकी भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट से क्या है? जुड़े हुए, वही भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होता है। तो इसमें देखना, नेपाल भी भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा हुआ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के तहत आता है, पाकिस्तान भी इसी के तहत आता है, श्रीलंका भी इसी के तहत आता है। लेकिन चाइना हिमालय पर्वत के पीछे वाला हिस्सा है, तो इसीलिए ये इस प्लेट से अलग हो जाता है, इंडियन प्लेट से। तो आपका चीन जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, चाइना को। तो चाइना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? असत्य कथन मतलब गलत कथन को चुनना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मैकमोहन रेखा शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई। बिल्कुल सही है कि आप लोग देखना कि 1914 में हुआ था क्या? शिमला समझौता। 1914 में शिमला समझौता हुआ था, और हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी। किसके बीच में हुई थी मैकमोहन रेखा? भारत और
चीन के बीच में जो है ये मैकमोहन रेखा, ये सीमा रेखा खींची गई थी 1914 में शिमला समझौते के तहत। शिमला में समझौता हुआ था ना, किसके बीच, भारत और तिब्बत के बीच। लेकिन अभी भी क्या है कि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो इसको मानने से इनकार करती है, लेकिन ये शिमला समझौता भारत और तिब्बत के बीच में हुआ था और इसी के तहत जो मैकमोहन रेखा खींची गई थी। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल एकदम सही है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के बीच की समानता समान अंतर है। तो भारत के जो पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के बीच समान समय का अंतर है, बिल्कुल समान समय का अंतर नहीं है। आप लोग देखना 82.5 डिग्री, देखो आप 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से खींची जाती है, तो इलाहाबाद के नैनी से खींची जाती है, इलाहाबाद के नैनी से खींची जाती है, जो आपका कहां से गुजरती है, आपकी यूपी है ना, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ के बाद आपका ओडिशा के बाद आपका झारखंड, सॉरी क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश। तो इन 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इससे पूरब में क्या होता है कि जैसे जैसे देशांतर रेखा बढ़ती है पूरब की तरफ को, वैसे वैसे 1 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या होता है, समय बढ़ते जाएगा। 4 मिनट का अंतर आता है 1 डिग्री देशांतर रेखा पर। अगर पश्चिम में जाओगे तो 1 डिग्री, जैसे जैसे 1 डिग्री देशांतर रेखा नीचे पीछे को आएगी वैसे 4 मिनट का समय जो कम होते जाएगा। तो इसलिए पूरब और पश्चिम के बीच में जो समय है उसमें जो है बहुत अंतराल है। तो यहाँ पे लिखा समय समान समय है, तो समान समय नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है लगभग 2500 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सही है कि हिमालय की अगर हम देखें तो हिमालय पर्वत जो इस तरीके से पूरब से पश्चिम की ओर जो है ऐसे करके जो है फैला हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसकी लंबाई तो क्या है, 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, बिल्कुल सही कह रहा है। चौड़ाई अगर देखें तो पश्चिम में ज्यादा चौड़ाई, पश्चिम में लगभग जो है 500 मीटर है इसकी चौड़ाई, और पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है मुश्किल से 200 मीटर है ना। तो इस तरीके से इसको भी ध्यान रखना। तो 2500 किलोमीटर कह रहा है हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई, तो ये भी आपका सही है। तो सभी सही है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला गलत है। तो कह रहा है असत्य कथन चुनना, तो असत्य कौन हो जाएगा, बी, तो बी इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, रावी तथा ब्यास नदियों के दोआब को क्या कहा जाता है। रावी तथा ब्यास नदी, आप लोगों ने देखा होगा भाई, जो ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा है भारत का ऊपर है ना, ये वाला हिस्सा है। तो इस हिस्से में आपकी क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से क्या आती है, एक तो मतलब रावी नदी है, रावी नदी इस तरीके से बहती है ना, और यहाँ पे इस तरीके से ब्यास नदी, इस तरीके से सतलुज नदी आती है, सतलुज नदी में ब्यास नदी। तो ब्यास नदी और रावी नदी के बीच का जो दोआब है, दोआब मतलब इसके बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बारी। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बारी कहा जाता है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस आयोग ने त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश की थी। किस आयोग ने त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश की थी, तो भारत में जो त्रिभाषी सूत्र की सिफारिश की थी भाई, वो किसने की थी, कोठारी आयोग ने की थी। ये कोठारी आयोग या त्रिभाषी सूत्र किससे संबंधित था, तो ये था भाई आपका शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित क्या था कि जैसे कोई भारत के राज्य जैसे जो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते वो हिंदी सीख सके, या यूरोपीय जो भाषा है जैसे अंग्रेजी वगैरह है उसमें से किसी एक भाषा को सीख सके। तो कुल मिला के कुछ ऐसे इसमें क्या कहते हैं, जो त्रिभाषा सूत्र था उसमें यह था कि थोड़ी भाषा को जो है समानता लाई जाए और मतलब भाषा में भेदभाव ना हो सके, है ना। तो इसी से कोठारी आयोग था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय सीमा वाले राज्यों का सीमा के अनुसार सही अवरोही या घटता क्रम लगाइए 2025 के आंकड़ों के अनुसार। 2025 में जो नए आंकड़े जारी हुए भाई, इसमें जो है बहुत जो है हेर फेर हुआ है। सबसे पहले क्या थी कि भारत की सबसे लंबी जो तटीय सीमा थी वो गुजरात राज्य की थी, अभी भी गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है। पहले अगर तटीय सीमा की बात करें तो पहले जो तटीय सीमा थी भारत की वो कितनी थी भाई, 16.7516 किलोमीटर के आसपास भारत की तटीय सीमा थी। लेकिन अब जो है भारत की तटीय सीमा कितनी हो चुकी है, 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है, 11,098 किलोमीटर के आसपास जो है हो गई है। तो कुछ बहुत सारे राज्यों की तटीय सीमा में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य तो गुजरात था, अभी भी गुजराती है, लेकिन बीच वाले राज्य बदल चुके हैं। जो सबसे बड़ी दूसरी जो तटीय सीमा थी लंबाई, वो पहले क्या कहती है, आंध्र प्रदेश थी, लेकिन अब जो दूसरा सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो तमिलनाडु यहाँ पहले नंबर पे लिखा, यहाँ भी पहले नंबर पे लिखा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे, ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तो यहाँ भी महाराष्ट्र लिखा, यहाँ भी महाराष्ट्र लिखा, ये भी सही है। चौथे नंबर पर पहले केरल था, लेकिन अब चौथे नंबर पे क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, और उसके बाद आपका केरल हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो डी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, तेजड़िया और मंदड़िया शब्दों का संबंध किससे है। देखो तेजड़िया और मंदड़िया,
बुल एंड वियर भी सुना होगा आप लोगों ने। बुल और वियर किसमें होता है? शेयर बाजार में होता है। तेजड़िया और मंडरिया को ही, तेजड़िया को बुल बोलता है और मंडरिया को क्या बोलते हैं? वियर बोलते हैं ना। तेजड़िया को क्या बोलते हैं? तेजड़िया को बोलते हैं बुल, और इसको क्या बोलते हैं? मंडरिया को क्या बोलते हैं? वियर बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब शेयर मार्केट क्या होता है, ऊपर जाता है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं आपका तेजड़िया, और जब शेयर मार्केट ऐसे करके डाउन होता है तो इसको बोलते हैं मंडरिया। तो ये शेयर बाजार से संबंधित क्या है? शब्द है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इनमें से सही है? 1856 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। देखो भाई, 1855 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करवाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और ये इंग्लैंड में होता था। तो इसमें जो शामिल होने वाले पहले भारतीय थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा, 1864 में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले भी पहले भारतीय भी क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, और 1864 में इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से उचित विकल्प का मतलब कौन सा विकल्प उचित है? इसमें से देखो, पहला कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। ये बिल्कुल सही है कि क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है। दूसरा, भारत के लिए एक संवैधानिक निर्माती संस्था का गठन करना। मतलब जो कारण था इसका क्रिप्स मिशन का, देखो कारण आर दे रहा कि भारत के लिए एक संवैधानिक निर्माती संस्था का गठन करना। यह संवैधानिक निर्माती संस्था का गठन करना नहीं था क्रिप्स मिशन का उद्देश्य। क्रिप्स मिशन का जो भारत आने का जो उद्देश्य था वो था कि जो भारत के लोग थे उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना, क्योंकि भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की ब्रिटेन ने क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। तो जिसको जो मतलब क्या है कि भारतीयों को पूछे बिना, ना मुस्लिम लीग को पूछा, ना कांग्रेस को पूछा, ना किसी बड़े नेता को पूछा, उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत के लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से शामिल हो रहे हैं। इसलिए जो इसका बहुत विरोध करने होने लगा भारत में, और इसी के कारण जो उन्होंने सोचा कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को किसी तरीके से शामिल करना है, तो क्रिप्स मिशन को भारत लाया। तो इनकी कुछ शर्तें थी, है ना, उस शर्तों के आधार पर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। तो ये भारत के लिए संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करना नहीं था। तो आर कारण गलत है भाई। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है। देखो भाई, अगर विंध्याचल और सतपुड़ा की बात करोगे आप लोग, तो जो विंध्याचल पर्वत है भाई, ये मान के चलना है आप लोग कि भारत के मैप में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आप ये मान के चलो कि ये विंध्याचल पर्वत है ना, ये आपका विंध्याचल पर्वत है। और इस तरीके से अगर देखोगे तो इसके साउथ में आपके क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियां है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है? धूपगढ़ी है। क्या है? धूपगढ़ी। धूपगढ़ी जो है सतपुड़ा किसकी? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक, है ना। इसी अमरकंटक, ये जो अमरकंटक है, आप मान के चलो कि थोड़ा और आगे इस तरीके से ऐसे करके जो है अमरकंटक है। तो इन्हीं दोनों के बीच से जो है जो नदी निकलती है ऐसे करके जो नदी निकलती है, ये नदी है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी है अमरकंटक और सतपुड़ा की पहाड़ियों के जो है बीच में चलती है। लेकिन अगर आप सिंधु नदी की देखो तो सिंधु नदी तो बिल्कुल एकदम जम्मू कश्मीर में, तिब्बत से आती है जम्मू कश्मीर में और फिर पाकिस्तान में जाती है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर आपकी कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो नेपाल से बिहार में आती है। और अगर गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी तो सतपुड़ा के भी दक्षिण में जो है महाराष्ट्र के पश्चिम से निकलती है ऐसे करके, और क्या कहते हैं आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये तो मतलब सतपुड़ा के भी दक्षिण में। तो अमरकंटक और सतपुड़ा जो आपकी विंध्याचल पर्वत है और सतपुड़ा के बीच में जो बहती है वो नर्मदा नदी बहती है, इसका उद्गम स्थल भी बल्कि अमरकंटक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखो, सर्च इंजन मतलब जैसे हम गूगल में किसी चीज को सर्च करते हैं तो वहां पे या इंटरनेट में किसी चीज को सर्च करते हैं तो वही सर्च इंजन कहलाते हैं। जैसे गूगल अपने आप में सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, और ये बेंडू जो है ये भी सर्च इंजन है। चाइना में सबसे ज्यादा चलाए जाने वाला सर्च इंजन है भाई बेंडू। इसके लिए अलग से भी क्वेश्चन आता पेपर में, चाइना में सबसे ज्यादा जो है कौन सा सर्च इंजन का यूज किया जाता है? तो बेंडू का किया जाता है। वाल फार्म अल्फा वैसे जो है सर्च इंजन ही है, लेकिन यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि है तो ये सर्च इंजन है, लेकिन ये मतलब गणितीय संक्रियाओं से संबंधित है। तो उससे संबंधित मतलब ये थोड़ा सा अल्फा तरीके के शब्द यहाँ पे आते हैं। तो वाल फार्म जो है, वाल फार्म जो है क्या हो जाएगा आपका? एक सर्च इंजन नहीं है। अगर देखा जाए तो है तो सर्च इंजन टाइप का है, लेकिन पूरी तरीके से आप इसको नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पत्ते में पद देखो HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो हायर नहीं होता है, ये हाइपर होना चाहिए था। यहाँ पे हायर है, यहाँ पे भी हाइब्रिड है, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो H से हो गया HTTP, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ देखो क्या होता है कि जब कोई कंप्यूटर में क्या होता है, कोई डेटा डाला जाता है
है ना, उस डेटा को क्या है, उस डेटा को क्या है, प्रोसेसिंग किसके लिए किया जाता है कि अब उस डेटा को जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोग उसको खरीदते हैं और उससे जो अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग इसलिए किया जाता है, अगर हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे तो हम बेचने के लिए करेंगे और उससे हमें आमदनी भी होगी। तो इसका जहां पे आमदनी होती है वो क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो है जानकारी तैयार करना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने कब दिया था? देखो भाई, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा जो दिया था वो दिया था 1916 ईस्वी में। लेकिन यहां पे देखना कि जब कांग्रेस में फूट पड़ी, एक ऑप्शन दे रखा, कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो 1907 में पड़ी थी, सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वहां पे कांग्रेस में फूट पड़ी थी, दो दलों में विभक्त हो गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, है ना। तो इस समय भी बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। रोलेट एक्ट के समय, रोलेट एक्ट जो 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था, तो इसमें भी बाल गंगाधर तिलक ने नहीं दिया था। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, है ना। एनी बेसेंट ने भी की थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने जो महाराष्ट्र में की थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी, है ना, होम रूल लीग की स्थापना। तो इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा करूंगा का नारा दिया था, डी होम रूल लीग की स्थापना के समय। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखो, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसपी सिन्हा थे। एसपी सिन्हा मतलब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और ये जो है भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत जो इस समय जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया था, एसपी सिन्हा को। और एसपी सिन्हा को जो है एक क्या है, विधि सदस्य के रूप में क्या किया गया था, शामिल, विधि सदस्य के रूप में, या फिर आप क्या बोल सकते हो, कानून सदस्य के रूप में जो है, कानून सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। और इसी भारत का जो ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, इसको तो किया ही गया था 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है शामिल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। लेकिन इसी एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर क्या दिया गया था, प्रतिनिधित्व दिया गया था। और इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो जो आपके मिंटो द्वितीय थे वो उस समय भारत के वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे। तो मार्ले मिंटो जो इस बात को मान गए थे, इसीलिए सांप्रदायिकता का जनक भारत में जो है मिंटो द्वितीय को माना जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलो अगला, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण है वो L&T कंपनी द्वारा किया गया था। L&T का मतलब क्या है, लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने इसका निर्माण करवाया था। और इसने जो ये जो है फ्री में किया था ये काम, इसके लिए कोई भी चार्जेज नहीं लिए थे, मतलब फ्री में इस कंपनी ने ये अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके प्रमुख वास्तुकार जो थे, इसके प्रमुख वास्तुकार थे भाई चंद्रकांत सोमपुरा इसके जो है प्रमुख वास्तुकार थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका वैसा आंसर आ जाएगा, L&T शॉर्ट में बोलते हैं। लार्सन एंड टुब्रो जो है कंपनी थी जिसने अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करवाया था, वो भी फ्री में किया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सत्य विकल्प है, कौन सा विकल्प सही है? देखो, बुद्ध का जन्म, बोल रहा हूं, बुद्ध का जन्म कुंडलग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहां हुआ था? लुम्बिनी कहां पड़ता है भाई? नेपाल में पड़ता है। और ये कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था भाई 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? सारनाथ लिख रहा है। बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, बल्कि कहां हुई थी? बोध गया में हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। और बोध गया कहां पड़ता है आपका? भारत के बिहार में पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ पे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब है प्रथम उपदेश इनको कहां दिया गया था? सारनाथ में इनका जो है प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था। तो ये बिल्कुल सही है कि धर्मचक्र परिवर्तन को, इनका प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। हालांकि सारनाथ में दिया था, है ना, तो यही सही है। बुद्ध के घोड़े का नाम चेतक नहीं था, घोड़े का नाम कंथक था। क्या था इनके घोड़े का नाम? कंथक इनके घोड़े का नाम था भाई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपनी प्रमुख 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो पश्चिमी बंगाल सरकार। देखो, 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता था उसका नाम जो है पश्चिमी बंगाल में जो क्या था? कर्मश्री था पहले। अब इन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया? महात्मा श्री कर दिया पश्चिमी बंगाल ने। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजा की कारीवा को फिर से शुरू करने को मंजूरी दी है?
तो किसने किया भाई? ये जो है जापान का है, ये विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? काशीवाजाकी कारिवा। तो किसका? जापान का। और ये जो है मतलब रुका हुआ काम था और इसको जापान ने फिर से दोबारा क्या कर दिया? स्टार्ट करने को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है। बिल्कुल सही है, लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, तो इसलिए अस्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, तो बिल्कुल एकदम सही है। कारण आर, लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि लोकसभा को जो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। तो कथन ए व कारण आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा किसने कहा था भाई? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। बहुत सारे लोग भीमराव अंबेडकर को समझ रहे होंगे। भीमराव अंबेडकर ने जो है, जो हमारा आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, तो उसे जो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की थी, आर्टिकल 32 को कहा था भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पर अधिकार प्राप्त किया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब है कि यहां से कुल मिला के क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्व प्राप्त करना। राजस्व प्राप्त करना जो है, कब इनको मतलब ये राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था भाई। आप लोगों ने सुना होगा 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1764 में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद जो है क्या कहते हैं, 1765 में क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो किसके बीच हुई थी? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और किसके बीच हुई थी? आपके रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और इसी के तहत जो है अंग्रेजों को क्या मिली थी? इलाहाबाद की संधि के तहत जो है क्या मिली थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राममोहन रॉय ने किया था। और ये संवाद कौमुदी जो है 1821 में इसका पहला अंक जो है प्रकाशित हुआ था। 1821 मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस भाषा में छापी गई थी? बंगाली भाषा में छापी गई थी। और ये जो क्या कहते हैं संवाद कौमुदी थी, ये मतलब जो सती प्रथा है, सती प्रथा को के अंत करने के लिए जो है इसका मतलब काफी सहयोग मिला था, इससे काफी प्रचार प्रसार हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नहर को सतलुज और ब्यास नदियों से जल प्राप्त होता है? देखो भाई, आप लोग देखना कि जो इंडिया के, अगर आप मैप को थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक बहुत खास चीज बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखना इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे राजस्थान है ना, यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे आपका क्या है? पंजाब है ना, और इधर आपका गुजरात हो गया। तो यहाँ पे पंजाब में क्या होता है? पंजाब में अगर आप देखोगे तो इधर से जो है आपकी क्या आती है? ऐसे करके सतलुज नदी आती है ना, ये पंजाब आपका इधर पूरा फैला हुआ है। पंजाब में यहाँ पे सतलुज नदी आती है और इधर से जो यहाँ पे क्या आती है? ब्यास। ये आपकी कौन सी होगी? सतलुज नदी हो गई। और ये हो गई आपकी ब्यास नदी, है ना, ये ब्यास नदी। जो ब्यास नदी और सतलुज नदी जब यहाँ पे पंजाब में मिलती है तो यहाँ से एक नहर निकाली जाती है जो राजस्थान में थार के मरुस्थल में आती है ना। ये आपकी जो है कौन सी नहर है? यह आपकी इंदिरा गांधी नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान को जो है जल देती है और सतलुज और ब्यास नदियों के पानी से जो ये नहर चलती है, तो ये नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है जो थार के मरुस्थल में जो है राजस्थान में आती है। तो भी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है? देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कहते हैं 15 देश रहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद में, और उसमें 5 स्थायी है और 10 अस्थायी है। तो 5 जो स्थायी देश है उनको कई बार पूछ लेता है पेपर में, आपको पता होना चाहिए। अगर हम अपने देश के टच से जाएं तो हमारे देश के ऊपर क्या आता है? चाइना आता है। तो एक तो हो गया आपका चीन, है ना, चीन के ठीक ऊपर जाओगे आप लोग तो रूस आएगा। एक हो गया आपका रूस, है ना, रूस के थोड़ा आप इधर आओगे तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका ब्रिटेन, या यूके बोल सकते हो, यूनाइटेड किंगडम, या फिर सीधा आप क्या बोल सकते हो? ब्रिटेन बोल सकते हो या इंग्लैंड बोल सकते हो। और फिर आप इधर आओगे, आपको अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर, एशिया को छोड़कर इधर आओगे आप लोग पश्चिम की तरफ को, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अमेरिका, है ना, तो यूएसए, है ना, यूएसए, या फिर आप क्या बोल सकते हो? अमेरिका। जो अमेरिका और ये क्या कहते हैं देश है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 देश जो है स्थायी सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो चीन भी है, यूएसए भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी नहीं है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, स्थायी देश नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े
वाटर जेट युद्धपोत का नाम क्या है जिसे चेन्नई में कमीशन किया गया है? देखो भाई कौन सा है, तो अंजन द्वीप है। तो ये अंजन द्वीप जो है भारत को अभी 2025 में है ना, 22 दिसंबर, याद रखना 22 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना को ये हैंड ओवर हुआ है, ये मिला है, ये क्या कहते हैं भारतीय नौसेना को। तो भारतीय नौसेना का ये सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत है भाई, जिसका नाम क्या है, अंजन द्वीप है। तो